आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 351। अर्जुन सक्सेना का परिवार ट्रेन में था और अनन्या शर्मा जोंग भाई के घर पर खाली नहीं बैठी थी। अभी अभी आरव अचानक ताकत में आया और बाबा कहकर पुकारा, जिससे सब खुश हो गए। आंटी वान खुशी से शेखी बघारते हुए बोली, मिस सू, हमारा आरव वाकई बहुत होशियार है। बाकी बच्चों को पुकारने में कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं। मुझे याद है कि मेरी बेटी ने 8 महीने पहले ही माँ पुकारा था। हम 5 महीने में ही बाबा कहलाने लगेंगे और उच्चारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। आरव सचमुच एक प्रतिभाशाली बच्चा है। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो उनका दिल गर्व से भर गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर आरव की नाक को छुआ और तारीफ करते हुए कहा, हमारा आरव कमाल का है। नीता सक्सेना खुश होकर बोली, आज का मध्य शरदोत्सव, ये दामाद अभी तक वापस नहीं आया। आरव ने पहले ही एक बड़ा उपहार भेज दिया है। अनन्या, हमारा उपहार जल्दी से तैयार करना होगा। कुछ ही घंटों में अर्जुन सक्सेना और उसके रिश्तेदार लगभग वहां पहुंच ही जाएंगे। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो वो खुशी से उभरी। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और कहा, माँ सही कह रही है। आरव के बाबा और अर्जुन सक्सेना को बहुत पसंद होंगे। तो फिर आरव से मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं हाथ धोने जा रही हूँ और अभी अपने पति और माता पिता के लिए मिड ऑटम फेस्टिवल के उपहार तैयार करने आती हूँ। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना आज सुबह सुबह जोंगहाई पहुँच गए। इस बार वे अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए थे। वे उन्हें हवाई जहाज़ में नहीं ले जा सके। कल रात एक्सप्रेस से सीधे भेजे गए 2 बड़े डिब्बे अहमदाबाद के खास सी फूड थे। मैंने इसे कल दोपहर सी फूड मार्केट से लिया और सीधे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स विभाग में ले गया। यह आज सुबह 9 बजे पहुंचा। अर्जुन सक्सेना ने घरेलू उपकरण खरीदते समय नवीनतम स्मार्ट घरेलू उपकरणों को चुना। घर के बड़े डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एक विशेष ताज़ा रखने वाला क्षेत्र है और पैकेज के साथ आए समुद्री भोजन और समुद्री जल को दराज में रख दिया, ताकि जब वह रात में इसे बाहर निकाले तो समुद्री भोजन की ताजगी भी सुनिश्चित हो सके। इन समुद्री खाद्य पदार्थों के अलावा अनीता सक्सेना विशेष रूप से स्नोस्किन मूनकेक के लिए कच्चा माल भी लेकर आईं। ड्रैगन किंगडम एक ऐसा देश है जो पारंपरिक संस्कृति का पालन करता है। मध्य शरद ऋतु उत्सव एक पारिवारिक पुनर्मिलन उत्सव है। प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरा परिवार एक साथ बैठकर चांद का आनंद लेने के लिए मूनकेक खाता है। अर्जुन सक्सेना कल रात घर पर नहीं थे और अनन्या शर्मा को पता था कि उन दोनों के माता पिता एक साथ मध्य शरद ऋतु समारोह मनाने आ रहे हैं। इसलिए शाम को चाची वांग ने सोते हुए बच्चों को देखा और खरीदने के लिए 2 घंटे तक कतार में खड़े रहने के लिए गुआंगमिंग गांव चली गईं। मुंबई में सबसे प्रसिद्ध ताज़ा मांस मूनकेक। लेकिन मुंबई की यही तो खासियत है। अहमदाबाद के मूनकेक की बात करें तो बर्फ की खाल सबसे ज़्यादा बिकती है। अनन्या शर्मा ने पिछले 2 सालों से स्कूल में मिड ऑटम फेस्टिवल बिताया है, इसलिए उसने 2 साल से इसे नहीं खाया है। आज अनीता सक्सेना जैसे ही सामग्री लेकर आई, वह इसे खाने के लिए उत्सुक हो गईं। एक तो ये कि मैं लालची हूँ और दूसरा ये कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी मिड ऑटम मूनकेक्स खाएं, जिसे खाते हुए वह बड़ी हुई हैं। अनन्या शर्मा हाथ धोकर बाहर आईं। अनीता सक्सेना ने सारी सामग्री पहले ही तैयार कर ली थी। मूनकेक की फिलिंग सीधे खरीदी गई थी। कमल के बीज का पेस्ट, नारियल का दूध और कमल के बीज की जर्दी, एक मीठी और दूसरी नमकीन, इसलिए इन्हें साथ में खाने पर थकान महसूस नहीं होगी। स्नो स्किन आइस कोल्ड पारंपरिक मूनकेक जैसा नहीं है और इसका स्वाद बेहतर होगा। ये पहली बार है जब अनन्या शर्मा ने खुद मूनकेक बनाए हैं। पहले सुपरिवार इन्हें खाने के लिए खरीदता था। आखिर साल में एक बार कोई त्योहार तो होता ही है, लेकिन हाल के वर्षों में हाथ से बने मूनकेक धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो ऐप्स में लोकप्रिय हो गए हैं और उन्होंने खुद अपने परिवार के लिए एक केक बनाया है। त्योहार का मतलब पल भर में बदल जाएगा। हालांकि इस इरादे को अब सीखना होगा। शुक्र है कि शरेचट पर कई वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। अनन्या शर्मा को एक विस्तृत ट्यूटोरियल मिला और उन्होंने उसका पालन किया। जब अर्जुन सक्सेना घर पहुंचा तो अनन्या शर्मा का दिल जैसा मूनकेक अभी अभी बर्तन में रखा गया था और उसके शरीर पर से एप्रन अभी तक नहीं उतरा था। उसके हाथों और चेहरे पर अभी भी आटा लगा हुआ था और उसकी नाक के सिरे पर एक सफ़ेद गेंद का दाग लगा हुआ था। वह रसोई में गया और नूडल्स पलट दिए। बैग वाला बिल्ली का बच्चा। अर्जुन सक्सेना और माँ आगे बढ़े और दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही ये दृश्य देखा तो तीनों दंग रह गए। अनन्या, तुम
जैसे ही अनीता सक्सेना ने अपना मुंह खोला, अनन्या शर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि उनके हाथों में अभी भी आटा लगा हुआ है। अनीता सक्सेना आई। अनीता सक्सेना के हाथ से बैग लिया और मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग, गाड़ी चलाना मुश्किल है। अनन्या ने अभी अभी मून केक बनाया है और मुझे अभी तक उसे साफ करने का समय नहीं मिला। मैं तुम लोगों को एक मजाक सुनाती हूँ। माँ की आंखें चमक उठी। अनन्या ने खुद बनाया चांद केक। खैर, अनन्या ने कल मुंबई का ताज़ा मीट मून केक खरीदा था और मैं आज अहमदाबाद से हमारे स्नोस्किन मून केक की सामग्री लाने आई हूँ। उसने खुद कुछ बनाया है, अनीता सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना को राहत महसूस हुई। उन्होंने अर्जुन सक्सेना का हाथ छुआ और कहा, अनन्या के पास सचमुच दिल है। अर्जुन सक्सेना की नज़रें अपनी पत्नी की सुंदर पीठ पर टिकी थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए थे। यह अभी भी उतना ही सोच समझ कर लिखा गया है जितना मेरे पिताजी ने सोचा था। हम दोनों यहाँ मून केक लाना भूल गए। आज मध्य शरद उत्सव है, माँ ने कहा। उसकी बात खत्म होते ही पापा सक्सेना पीछे से एक बड़ा सा पैकेट लेकर अंदर आए और आवाज़ सुनी, वैसे मिड ऑटम फेस्टिवल में मून केक खाए जाते हैं, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। बस कुछ साइड डिशेज लाना याद रखना, पर मैं ले जाना भूल गया। मून केक खरीद लेना। सुनील सक्सेना ने पापा सक्सेना के हाथ में बड़े बैग को देखा। उनकी नाक सिकुड़ गई और उन्हें मोम लगी मछली की खुशबू आई। उन्होंने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस पाई। पापा सक्सेना के हाथ से पैकेट लेने के लिए आगे बढ़े और बोले, ओह, मिड ऑटम फेस्टिवल में मून केक खा रहे हैं। यह एक पुनर्मिलन है। अनन्या तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ, मून केक का स्वाद पुराने परिवार की सिकाई हुई मछली जितना अच्छा कैसे हो सकता है। पापा सक्सेना ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए बुनी हुई थैली खोली और बोले, हाँ हाँ, तुम्हारी नाक तो बड़ी स्मार्ट है बुजुर्ग चुंबन। इस बार मैं मोम लगी मछली लाया हूँ। जैसे ही बड़े बुने हुए बैग को खोला जाता है, बाईं ओर चीक की गई मछली, ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स, चिकन पैर आदि के साथ साथ कोहनी के मांस के बड़े टुकड़े भरे होते हैं, जिनमें से सभी को एक वैक्यूम बैग में सील कर दिया जाता है और रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जा सकता है। इनके अलावा दाईं ओर वाले सभी ताज़ा साइड डिश हैं। पहली नज़र में लगता है कि ये अपने ही खेतों में उगाए गए हैं और लंबी यात्रा करके लाए गए हैं। ये अभी भी हरे और जीवंत हैं। अहमदाबाद हरी पत्तेदार सब्जियों से भरे मुंह जैसा है। जब भी मैं बाहर खाना खाने जाता हूँ, अगर मैं हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता तो इसका मतलब है कि मैं शाकाहारी सब्जियां नहीं खाता। लेकिन सुनील सक्सेना और उनके परिवार के बाकी लोग शहरी इलाके में रहते हैं और आमतौर पर ग्रीनहाउस में उगाई जाने वाली सब्जियां खरीदते हैं, जो असली किसानों द्वारा उगाई जाने वाली छोटी हरी सब्जियों से बिल्कुल बेमेल होती हैं। पिछली बार जब मैं लखनऊ में सक्सेना परिवार की छोटी हरी सब्जियां खाने गया था, तो सुनील सक्सेना कई दिनों तक उन्हें तोड़ते रहे थे, ये कहते हुए कि शहर में खरीदी गई हरी सब्जियों में दवा जैसी महक आती है। ये देखकर कि सक्सेना पिता और माता इतनी सारी सब्जियां लाए हैं, सुनील सक्सेना ने अपना पेट छुआ और उनका चेहरा खुशी से भर गया। ये लिविंग रूम में आन्या ने चिंतित स्वर में कहा। उसकी मांसल छोटी हथेलियां फर्श पर थपथपा रही थीं, उसकी आंखें ज़ियाओं की काई को घूर रही थीं और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। दरवाजे पर बातें कर रहे बड़े लोग एकदम से विचलित हो गए। अनीता सक्सेना खुश होकर बोली, लगता है हम आन्या को भी दादा दादी द्वारा लाई गई छोटी छोटी हरी सब्जियां पसंद हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तो मैं बहुत कुछ लाई हूँ, सिर्फ तीनों नन्हे मुन्नों के लिए। अर्जुन ने बताया कि नन्हे मुन्नों ने हाल ही में पूरक आहार लेना शुरू किया है। मैंने सोचा कि दलिया बनाने के लिए अपनी उगाई हुई कुछ छोटी हरी सब्जियां डाल दूं, वरना उलझन में पड़ जाऊंगा। सब ठीक है। जब से अर्जुन सक्सेना दरवाजे से अंदर आया है, उसकी नज़र छोटे बच्चों पर ही है। बड़े यहाँ बातें कर रहे थे, वह बस थोड़ी देर खड़ा रहा। अब जबकि उसका बेटा और बेटी चिंतित थे, वह पहली बार बैठक में गया। एक दिन में एक दूसरे से मिलना मानो हर 3 पतझड़ में एक साथ मिल रहा हो। ये सिर्फ युवा जोड़ों तक ही सीमित नहीं है। एक पिता होने के नाते अर्जुन सक्सेना को पता चला कि वह भी अपने बच्चों के साथ हैं। आरव, आन्या, रिया, पिताजी वापस आ गए हैं। पापा दादा दादी को फिर से साथ ले आए। पापा ने अपना वादा तोड़ा नहीं है ना। अर्जुन सक्सेना भूले नहीं थे कि पिछली बार वो बच्चों को बिना बताए बाहर गए थे और तीनों बच्चे एक साथ नाराज हो गए थे। इसलिए इस बार उन्होंने न सिर्फ बच्चों को जाने से पहले साफ साफ समझाया, बल्कि पहली बार वापस भी आए। कुछ देर तक मैंने बच्चों को बताया कि मैं तय समय पर वापस आया हूँ और अपने दादा दादी को भी वापस लाया हूँ। इस बार तीनों नन्हे बच्चे नाखुश नहीं थे। अर्जुन सक्सेना को आते देख वह नन्हा बच्चा तुरंत सक्रिय हो गया। हाल ही में
अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के अथक प्रयासों से ये नन्हे मुन्ने अपनी छाती ऊपर उठाने में माहिर हो गए हैं। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को रेंगने वाली चटाई पर बैठे देखा तो दोनों बच्चे एक एक करके अपनी बाहें फैलाकर प्यारे लग रहे थे और गले लगने की भीख मांग रहे थे। जब अर्जुन सक्सेना ने ये दृश्य देखा तो वृद्ध पिता का हृदय तुरंत विचलित हो गया। मैं लगातार कुछ दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ और घर जाते हुए एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठा हूँ। हालांकि मुझे शारीरिक रूप से थकान महसूस नहीं होती, फिर भी थोड़ी थकान होती है, लेकिन घर जाकर जब अनन्या शर्मा को एप्रन पहने और आटे से सना हुआ देखता हूँ तो मुझे थोड़ी थकान होती है। गले लगने की भीख मांगते तीनों नन्हे बच्चे पल भर में गायब हो गए। घर सबसे गर्म बंदरगाह है, इस वजह से अर्जुन सक्सेना एक पल के लिए हिचकिचाया। आरव को गले लगाने से पहले वह चिंतित हो गया। उसने अपने पैर पटक दिए और उसके शरीर ने आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। तैरना सीखने की वजह से आरव के पैरों की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। कुछ बार अपने पैरों को घूरने के बाद उसका शरीर सचमुच थोड़ी दूर आगे बढ़ गया। ये रेंगने की निशानी है। अर्जुन सक्सेना की आंखें खुशी से भर आईं और उन्होंने झट से अपने बेटे को एक हाथ से सहारा दिया। अनीता सक्सेना की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, माँ आपने देखा, आरव बस यूं ही थोड़ा सा रेंग कर यहाँ आ गया। माँ आन्या को गोद में उठा रही थी और जब उन्होंने ये शब्द सुने, चढ़ना, बिल्कुल नहीं, आरव तो अभी सिर्फ 5 महीने का है, वो कैसे रेंग सकता है। अनीता सक्सेना, जिसने मुंह फुलाकर रिया को उठाया था, भी बोली, हाँ दामाद जी आपने गलत पढ़ा। बूढ़े लोग कहते हैं कि 7 बैठे और 8 रेंगते हुए बच्चा 8 महीने में ही रेंगना सीखेगा। कुछ बच्चे 9 महीने में रेंगना सीख सकते हैं, 10 महीने में रेंगना सीख सकते हैं, 5 महीने में कैसे रेंग सकते हैं। दोनों माताओं ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। छोटा बच्चा वास्तव में हिल रहा था और दूरी कम नहीं थी। तीनों बच्चे चटाई के बीच में खेल रहे थे और चटाई के किनारे पर बैठे थे। अगर आरव इस तरफ न होता तो वह उसे छूने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाता। मैं इसे सचमुच देखता हूँ, आरव अभी सचमुच हिल गया, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा हाथ धोकर बाहर आई तो देखा कि लिविंग रूम में सब लोग चटाई पर लेटे आरव को देख रहे थे, जबकि वह छोटा बच्चा उत्सुकता से अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ रहा था। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उनके बेटे को तुरंत नहीं उठाया, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वो और अर्जुन सक्सेना नन्हे मुन्नों को रोने से सबसे ज्यादा कतराते हैं। जैसे ही बच्चों ने मुंह बनाया, उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। लेकिन अब आरव रोने वाला है, जाहिर है बाबा को गले लगाना चाहता है। अर्जुन सक्सेना आज क्यों नहीं हिल रहा? पतिदेव, क्या बात है? अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के पास गई और पूछा। जब अर्जुन सक्सेना ने अभी जो हुआ उसके बारे में बताया तो अनन्या शर्मा जाहिर तौर पर उत्साहित थी। सच में? क्या हम रेंगने वाले हैं? दोनों माताओं ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अनन्या, अर्जुन सक्सेना, हम भी उम्मीद करते हैं कि आरव एक स्मार्ट बच्चा है और जल्दी रेंगना सीख जाता है, लेकिन वह 5 महीने में रेंगना शुरू कर देता है, जो यथार्थवादी नहीं है। 7 बैठे और 8 रेंगते हुए एक प्रतिभाशाली बच्चा भी, आप इसे सुबह 3 महीने में नहीं सीख सकते। ये देखकर कि दोनों माताओं को विश्वास नहीं हुआ, अर्जुन सक्सेना ने बस इतना कहा, तो फिर आरव को इसे करके दिखाने दो। अनन्या शर्मा ने सहमति जताते हुए कहा, अच्छा, आरव को दोबारा करने दो, पता चल जाएगा कि तुम सच में जानती हो या नहीं। हमारा आरव अभी भी बहुत अच्छा है, बस 5 महीने में इसका नाम बाबा हो जाएगा। हो सकता है कि ये छोटा सा बच्चा पहले ही रेंगना सीख जाए। युवा दंपति एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, उनकी आंखें अपने प्यारे बेटे पर विश्वास से भरी हुई थीं। उनके छोटे प्यारे बहुत उबाऊ हैं। अनन्या शर्मा ने आरव को कुशन के बीच में उठाया, खुद आरव के पीछे बैठ गईं, फिर अर्जुन सक्सेना को कुशन के पास बैठने को कहा और आरव की ओर हाथ बढ़ाया। आरव, पापा वापस आ गए हैं, इधर आओ, पापा गले लगाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने छोटे बच्चे को उत्सुकता से देखा। आरव ने अनजान बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ा उलझन भरा भाव था। उसे समझ नहीं आया, आज घर आने पर पिताजी ने उसे गले क्यों नहीं लगाया। छोटी बहनों को दादी नानी गले लगाती हैं, वह अकेली क्यों है जिसे गले नहीं लगाया गया? क्या आरव ने कुछ गलत किया? वाह, आरव के साथ ऑनलाइन गलत व्यवहार किया गया। ये देखकर कि उनके बेटे की अभिव्यक्ति गलत थी, अर्जुन सक्सेना जल्दी से आगे झुके और अपने हाथ लगभग उस छोटे लड़के के सामने रख दिए। आरव, रोना मत, पापा तुम्हें गले लगाएंगे, तुम थोड़ा आगे बढ़ो और पापा तुम्हें गले लगाएंगे। आरव अपनी ही शिकायतों में डूबा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे गले क्यों नहीं लगाया। मुंह फुलाकर वह रोने ही वाला था।
अर्जुन सक्सेना से रहा नहीं गया और उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठा लिया, लेकिन वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। आरव पहली बार घुटनों के बल चल रहा था। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने नन्हे बेटे को एहसास दिला दे तो शायद वो अपने घुटनों के बल चलने का सफर शुरू कर सकता है। अनन्या, चलो हम लोग वहां चलते हैं और आरव को पसंद आने वाले खिलौने से उसे बुलाते हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली। सुनील सक्सेना और अर्जुन के पिता भी उसके पास खड़े होकर मैदान पर आरव को घूर रहे थे। जैसे ही आरव को अर्जुन सक्सेना ने उठाया, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसके पास भी बाबा वाला हग है, हे लेकिन यह आलिंगन केवल आधे मिनट तक चला। उसे जल्दी से फिर से चटाई पर लिटा दिया गया और इस बार वह बाबा को देख भी नहीं सका, केवल मामा ही उसकी छोटी सी लकड़ी की नक्काशी को पकड़े हुए थे। नन्हे बच्चे ने जोर से सिर उठाया और देखा कि उसके दादा दादी और नाना नानी ऊपर से देख रहे हैं। वे आन्या और रिया को गोद में लिए हुए थे। ये नन्हे बच्चे के लिए वाकई बहुत ही आकर्षक था। आरव, आओ मामा के यहाँ आओ, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा। बहुत खूब, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में एक जोरदार चीख निकली। वाह वाह वाह! शिकायतों से भरा आरव अंततः फूट पड़ा। पिताजी वापस आ गए हैं, दादा दादी भी यहाँ हैं, दादा दादी भी आज घर पर हैं। वह बहुत खुश था, लेकिन वह बस बाबा से गले मिलना चाहता था। लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों है? वाह आरव के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तेज रोने से घर में अफरा तफरी मच गई और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे रेंगेंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और कुछ देर तक उसे गले से लगाए रखा। आरव, रो मत, मम्मी पापा आरव को गले लगा लो, हम आरव सबसे अच्छे हैं। पापा आरव को रेंगने नहीं देंगे। पापा आरव को गले लगाते हैं। पल भर में उसे अपने माता पिता का मिला जुला आलिंगन मिला और आखिरकार उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। नन्हे से बच्चे के चेहरे पर अभी भी आंसू थे और उसके नन्हे नन्हे मांसल हाथ अर्जुन सक्सेना की गर्दन पर कांप रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए उस छोटे से बच्चे के नींद से भरे सिर को छुआ, अनन्या शर्मा की ओर देखा और कहा, पत्नी भूल जाओ, रेंगने वाली बात धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा मेरे पतिदेव, मुझे लगता है कि कुछ न करना ही बेहतर है। हो सकता है उस दिन आरव अचानक से ऐसा कर पाए, जैसे आज बाबा को बुलाना सीख रहा है, हमें कोई बड़ा सरप्राइज दे दे। थोड़ी देर मनाने के बाद आखिरकार बड़े बच्चे आरव का मूड ठीक हो गया। आज परिवार में कई लोग हैं और तीनों नन्हे मुन्ने बड़े खुश हैं। जब परिवार इकट्ठा हुआ तो अर्जुन सक्सेना चाहता था कि आरव बाबा को पुकारे। उसने आज वीडियो में वो आवाज़ें सुनी। उस समय वह ट्रेन में था, लेकिन उसका दिल पहले से ही घर की ओर दौड़ रहा था। एक नौसिखिए पिता के तौर पर यह पहली बार है जब बच्चा उसे पापा कहकर बुला रहा है। अगर आन्या और रिया भी इसे सीख लें तो बेटा बेटी मिलकर उसे पापा कहेंगे तो वह वाकई बहुत प्यारा है। चलो आरव को डैडी कहते हैं, है ना? डैडी अब वापस आ गए हैं, क्या आरव फिर से डैडी कह सकता है? अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे को गोद में उठाकर सहलाया। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना से केजिन को लिया और जब उसने केजिन की बात सुनी तो उसने भी उसे गले लगा लिया और कहा, केजिन, मेरे भाई को पहले से ही डैडी कहा जा सकता है। हमें रिया और अन्या को मेरे बड़े भाई से सीखने और मुझे डैडी कहने की पूरी कोशिश करनी होगी, ठीक है? अनीता सक्सेना आन्या को बार बार डैड का उच्चारण दोहराती रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों छोटी पोतियां उन्हें डैड कहना सीख जाएंगी। आन्या और रिया बड़ों के मुंह को घूर रही थीं। उनके छोटे छोटे मुंह हल्के से उभरे हुए थे, मानो वे बहुत कोशिश कर रहे हों, लेकिन उच्चारण अभी भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। आन्या ने मुंह खोला, लेकिन वह डैड शब्दांश का उच्चारण नहीं कर पाया। केशिन ने काफी देर तक मेहनत की, लेकिन आखिरकार वह हमेशा की तरह सिर्फ मुंह खोलकर पफ ही कर पाए। छोटे लड़के की लार बाहर आ गई, जिससे बड़े लोग हंसने लगे। अनन्या शर्मा ने हाथ पोंछते हुए कहा, लगता है अनन्या और रिया को अभी तक बोलने का वक्त नहीं मिला। बड़े भाई आरव को सबसे पहले बोलना चाहिए। सभी को आरव पर उम्मीदें टिकी थीं। आरव, चलो मुझे बाबा कहकर बुलाएं। ठीक है। बाबा तो घर चले गए, आरव पापा को फिर बुलाओ। अर्जुन सक्सेना ने उत्सुकता से अपने बेटे को गोद में देखा और उन्हें कुछ घंटे पहले वीडियो में अपने बेटे की आवाज़ याद आई जो उन्हें बुला रही थी और वह बहुत खुश थे। बहुप्रतीक्षित आरव ने अपने सामने अर्जुन सक्सेना को देखा, उसका छोटा सा मुंह हिला और अचानक उसने उसे कसकर भींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रूठ रहा था। उफ! अनन्या शर्मा पहले तो हंसी रोक नहीं पाई और बोली, पतिदेव, लगता है हमारा आरव नाराज है।
अभी तो आपने उसे पहली बार गले भी नहीं लगाया था और अब वो असहज हो गया है और आपको फ़ोन भी नहीं करना चाहता। अर्जुन सक्सेना ने सोचा कि अभी क्या हुआ। अपने बेटे के घमंडी भाव देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपने बेटे की नाक थपथपाई और कहा, अरे छोटे, तुम बड़े नहीं हो, पर तुम्हारा गुस्सा भी छोटा नहीं है। तुम अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो। ये सुनकर आरव ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी ठुड्डी ऊपर उठी और उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। बड़े लोग तो खुश हुए ही, साथ ही अर्जुन सक्सेना भी हंसते हुए अपना आपा खो बैठे। ओह, उसका बच्चा कितना प्यारा है, वह तो बड़ा बच्चा है। तीनों बच्चों के साथ कुछ देर खेलने के बाद वयस्कों ने रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। आज अनीता सक्सेना खुद खाना बनाएंगी। उन्होंने और आंटी वांग ने अभी अभी रात के खाने की सामग्री तैयार की है। अर्जुन सक्सेना का परिवार आज ही लखनऊ से आया है और वे बहुत थके हुए हैं। उन्हें आराम करना चाहिए और रात के खाने का इंतजार करना चाहिए। इसी समय अर्जुन सक्सेना अपने पिता और माता को सामान रखने के लिए नीचे वाले कमरे में ले गया। अनीता सक्सेना ने रसोई घर में प्रवेश किया। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की कारीगरी के बारे में सोचा और खुद को इसके लिए उत्सुक होने से नहीं रोक सके। बीवी, क्या तुम खाना बना सकती हो? आज मध्य शरद ऋतु उत्सव का पारिवारिक भोज है और मेरा पुराना दोस्त यहाँ आया हुआ है। गड़बड़ मत करना, हम अस्थायी ऑर्डर कर देंगे। मुझे लगता है कि बाहर रेस्टोरेंट के लिए जगह नहीं होगी। सुनील सक्सेना रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर बोले। अनीता सक्सेना अपना एप्रन पहने हुए थी। उन्होंने सिर घुमाया और बोली, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। लाओ सू, क्या तुमने कभी मेरा खाना खाया है? सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मुझे चिंता नहीं है, हमारा परिवार सभी चाची खाना बना रहा है। हालांकि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इन वर्षों में खाना पकाने के कई अवसर नहीं हैं और अर्जुन सक्सेना की शिल्प कौशल इतनी अच्छी है, पुराने जोड़े की तुलना है। मुझे डर है कि वे आपके द्वारा बनाई गई चीजें नहीं खा पाएंगे। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा, लगता है तुम मेरा बनाया खाना नहीं खाना चाहते। बूढ़े सू, तुम कितनी सावधानी बरतते हो, मुझे पता है। क्या तुम सिर्फ अपने दामाद के हाथ का खाना नहीं खाना चाहते? मुझे पता है कि मेरा दामाद मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन आज ही मेरा दामाद गाड़ी में वापस आया है, तुम्हें परिवार को आराम करने देना चाहिए। पापा, अगर आपको अर्जुन सक्सेना का खाना खाना है तो बस कुछ दिन और यहीं रुक जाए। वैसे भी अर्जुन सक्सेना ने नीचे वाला कमरा किराए पर ले रखा है। आप कुछ दिन और यहीं रुक सकते हैं, फिर अर्जुन सक्सेना आपके लिए खाना बनाएगा। खाना। अनन्या शर्मा को अपने पति पर तरस आ रहा था, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वह आज रात खाना बनाए। ये देखकर कि उसकी पत्नी और बेटी नहीं चाहती कि अर्जुन सक्सेना कड़ी मेहनत करे, उसके बूढ़े पति अधिक कुछ नहीं कह सके। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह आज रात अपने दामाद के हाथ का बना खाना नहीं खा सके। जब अर्जुन सक्सेना अपने पिता और माता को वापस लेकर आए तो उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ चेहरा देखा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और पूछने ही वाला था कि अचानक उसे रसोई से रेंजहुड की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन सक्सेना ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और उसका दिल तुरंत समझ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, माँ, आज रात मुझे खाना बनाने दो। जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए और उन्होंने अर्जुन सक्सेना की ओर चमकती नज़रों से देखा। अनन्या शर्मा आए और अर्जुन सक्सेना की ओर कुछ परेशानी से देखा। पतिदेव, आज रात आराम कर लीजिए, मेरी माँ ठीक हैं और आंटी वांग मदद करेंगी। आवाज़ सुनकर अनीता सक्सेना भी रसोई से बाहर आकर मुस्कुराकर बोली, हाँ दामाद जी, आप और आपके रिश्तेदार निश्चिंत होकर आज रात के खाने का इंतजार कर सकते हैं। सुनील सक्सेना ने अपनी पत्नी और बेटी की बातें सुनी और उनका दिल खिल उठा। वह कुछ कहना चाहता था पर बोल पाना उसके लिए आसान नहीं था। इस बार उसने अपने दामाद से खाना बनाने को कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका बूढ़ा पति बहुत ही बेरुखा था। इतना अच्छा दामाद लालच के कारण बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकता था। इसे भूल जाओ, बस धैर्य रखो। सक्सेना के पिता और मां ने सुनील सक्सेना के निराश चेहरे को देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अनीता सक्सेना ने अपने बेटे का कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज रात खाना क्यों नहीं बनाते? पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए हो, खाना खुद ही खा लो। तुम्हारे पापा और मुझे तुम्हारी कारीगरी बहुत याद आती है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी मां की ओर देखा, ये जानते हुए कि उसने अपने ससुर के मन की बात जान ली है और जानबूझकर उसे एक कदम नीचे कर दिया। इसलिए उसने तुरंत प्रसन्नता से कहा, कोई बात नहीं, मैं आज मध्य शरद ऋतु उत्सव का भोज बनाऊंगा।
इतना कहकर अर्जुन सक्सेना सीधे रसोई में चले गए और अनीता सक्सेना की जगह ले ली। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की पीठ की ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी परेशानी थी और उन्होंने जल्दी से मुड़कर अपने पिता की ओर देखा और निराशा में कुछ छोटी छोटी शिकायतें की। अनीता सक्सेना, जो रसोई से बाहर आई, अपने पति को घूरने लगीं। सुनील सक्सेना ने अपराध बोध से सिर घुमा लिया और धीमी आवाज में बोले, सब देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने दामाद का खाना अकेले खाना चाहता हूं, और मेरे ससुराल वालों को भी ये पसंद है। इसके अलावा मेरे दामाद की कारीगरी पहले से ही बेहतरीन है और हम में से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। परिवार के लिए एक साथ मिलकर खाना खाना आसान नहीं है। अगर आप अपने दामाद के हाथ का खाना खा सकें तो यह मध्य शरद उत्सव और भी ज्यादा खुशहाल हो जाएगा, है ना? पिताजी सक्सेना ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ी बहन सही कह रही है। आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर मेरा परिवार लैंग व्यक्तिगत रूप से खाना बनाता है और सभी लोग खुशी से पुनर्मिलन का खाना खाते हैं। अनीता सक्सेना असहाय भाव से मुस्कुराईं, अपने पति के पास गईं और उन्हें धक्का देते हुए बोलीं, आप कितने बूढ़े हो गए हैं और आपका मुंह इतना लालची है। आपको अपने परिवार में चुटकुले देखने में भी डर नहीं लगता। चारों बुजुर्ग बच्चों को चाय पिलाने और बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में ले गए और अनन्या शर्मा रसोई में चली गईं ताकि किन चेन को खाना बनाने में मदद कर सकें। कहा जा रहा था कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन असल में तो बस झगड़ा ही हो सकता था। खुशकिस्मती से आज दोपहर में आंटी वांग और उनकी मां ने सामग्री संभाली और अर्जुन सक्सेना सिर्फ खाना बनाने के काम में लगे थे। लेकिन भले ही यह सिर्फ खाना पकाने का मामला था, फिर भी अनन्या शर्मा परेशान थीं। पतिदेव, इस समय घर पर इतने सारे काम करके आप थक गए होंगे और आपको मध्य शरद ऋतु उत्सव से पहले जल्दी वापस लौटना है। इतनी देर तक कार में बैठे रहने के बाद आपको ठीक से आराम भी नहीं मिला होगा। मेरे पिताजी बहुत बातूनी हैं। मुझे प्यास लगी है, इसलिए आज रात आपको खाना नहीं बनाने दूंगी। अर्जुन सक्सेना दोनों हाथों से सब्जी पका रहे थे और अपने हाथों को बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस समय जिस तरह से उनकी पत्नी अपनी नाटापन को बचा रही थी वह वाकई प्यारा था। उसने अपना सिर घुमाया, अपना माथा अपनी पत्नी के माथे से लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, पत्नी, अगर तुम इस तरह मेरा सामना कर रही हो तो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे पिता नाराज हो जाएंगे? मेरे माता पिता भी मध्य शरद उत्सव मनाने अहमदाबाद से आए थे और वे बस मेरे बनाए खाने का एक निवाला खाना चाहते थे और यह ठीक है। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन क्या कल खाना तैयार नहीं होगा? उसे तो पता भी नहीं कि वह तुमसे प्यार करता है। अर्जुन सक्सेना का दिल बहुत प्यारा है और जब उनकी पत्नी उनके प्रति इतनी दयालु होती है तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हाँ, मेरी पत्नी जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मेरी पत्नी दुनिया में सबसे अच्छी है। हालांकि ये सिर्फ खाना पकाने के लिए है। मेरे पति को वास्तव में थकान महसूस नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पिछले 2 दिनों से अपनी पत्नी को नहीं देखा है और मैं अपने दिल में सबसे ज्यादा असहज महसूस करता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे आज रात अपने दिल को शांत करना होगा। अर्जुन सक्सेना ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और अनन्या शर्मा तुरंत शर्मा गई। हाल ही में दोनों एक दूसरे के साथ खूब घुल मिल रहे हैं। जब से वे पहली बार स्टूडियो में आए थे और हाल ही में जोंगहाई लौटे हैं, तब से उनका रिश्ता गोंद जैसा हो गया है। अगर बच्चे न होते तो अनन्या शर्मा को सचमुच डर लगता था कि अर्जुन सक्सेना को हर दिन उनसे निपटना पड़ेगा। तो अब अर्जुन सक्सेना ने यूं ही कुछ कह दिया। अनन्या शर्मा कुछ ही सेकंड में समझ जाती हैं। आमतौर पर घर पर सब ठीक रहता है, लेकिन आज मेरे माता पिता सब वहाँ हैं। अनन्या शर्मा ने शर्मा कर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और धीमी आवाज में बोली, पतिदेव, थोड़ा शांत हो जाए, मम्मी पापा सब बाहर हैं। अर्जुन सक्सेना को उसका शर्मीलापन देखना बहुत पसंद है। हर बार जब अनन्या शर्मा ऐसे भाव दिखाती हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हें किस बात का डर है? रसोई में रेंज हुड की आवाज बहुत तेज है। मम्मी पापा हमारी बातें सुन नहीं पा रहे हैं। बीवी, मैं इस बार 2 दिन से घर से बाहर हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? अनन्या शर्मा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हालांकि उसके गाल पहले से ही जल रहे थे, फिर भी वह ईमानदारी से सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। जब से उसने बच्चे को जन्म दिया है, अर्जुन सक्सेना लगभग हर समय उसके साथ ही रहता है। चाहे वह किसी बिजनेस ट्रिप पर ही क्यों न हो, उसने कभी रात बाहर नहीं बिताई। इस बार वह 3 दिन और 2 रात घर पर ही रहा, लेकिन वे सचमुच इतने लंबे समय से अलग थे। वह स्वाभाविक रूप से उसके दिल में थी। मुझे भी अर्जुन सक्सेना की याद आती है।
संतोषजनक उत्तर पाकर अर्जुन सक्सेना संतुष्ट होकर मुस्कुराए और खाना बनाते हुए बोले, माँ बाप ने बहुत दिनों से बच्चे को नहीं देखा है और मैं आज रात बच्चों के साथ ज़रूर सोना चाहता हूँ। क्यों न मैं आज रात तीनों बच्चों को पापा के पास छोड़ दूँ। चलो माँ, हम साथ सोते हैं। बच्चों को उनके माता पिता के साथ सोने दें और केवल उन दोनों को ही मास्टर बेडरूम में रहने दें ताकि वे एक मधुर दो व्यक्ति की दुनिया में रह सकें। अनन्या शर्मा स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन शियाओबिशिन की नई नई शादी हुई थी और वह इस समय शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, आज का मध्य शरद ऋतु महोत्सव पारिवारिक भोज बहुत समृद्ध है, लेकिन समुद्री भोजन बहुत अच्छा है और सक्सेना पिता और माँ द्वारा लाए गए कई पके हुए भोजन जटिल नहीं हैं। 1 घंटे बाद आज रात का मध्य शरद ऋतु पारिवारिक भोज शुरू हुआ। चाची वांग पहले तो खाना खाने से पहले घर जाना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें रोक लिया। आंटी वांग इसी समुदाय में रहती हैं और उनकी बेटी विदेश में है। वह आमतौर पर घर पर अकेली रहती हैं। मध्य शरद ऋतु उत्सव जैसे त्योहारों को विदेश में गंभीरता से नहीं लिया जाता और स्वाभाविक रूप से उनकी बेटी की भी छुट्टी नहीं होती। इसलिए अगर आंटी वांग आज घर जाती भी हैं तो वह अकेली ही रह सकती हैं। त्योहार के दौरान अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा। आंटी वांग बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने रात के खाने में वाइन का गिलास पीने की पहल की और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को आश्वासन दिया कि वे बाकी 2 बच्चों की देखभाल करने वालों को भी जल्द से जल्द बुला लेंगी। अर्जुन सक्सेना खुद खाना बनाते हैं। जाहिर है, स्वाद का तो कहना ही क्या। जिस समुद्री भोजन से अहमदाबाद ऊब चुका है, अर्जुन सक्सेना के हाथों बनने के बाद वो झटपट बेहद स्वादिष्ट बन जाता है। रात के खाने के बाद चाची वांग ने रसोई साफ की, टेबलवेयर और चॉपस्टिक्स को डिशवॉशर में डाल दिया और घर जाने के लिए अलविदा कहा। वह पहले ही मध्य शरद ऋतु उत्सव में रात्रि भोज कर चुकी है तथा अगली बार परिवार पुनः एकत्रित होगा, इसलिए वह अब और परेशान नहीं हो सकती। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने भी उसे नहीं रखा। मेज़बान के तौर पर अनन्या शर्मा ने आंटी वांग को मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए एक लाल लिफाफा भेजा और उसमें ताज़ा मीट मूनकेक का एक पैकेट भर दिया। इसके बाद सक्सेना परिवार और सुपरिवार के पुनर्मिलन का समय आता है। विभिन्न चैनलों की मध्य शरद उत्सव पार्टी टीवी पर चल रही है और खुशी का माहौल बिल्कुल सही है। अनन्या शर्मा बालकनी में चली गईं, फर्श से छत तक की खिड़की के बाहर आसमान को देखा और आश्चर्य से बोली, पतिदेव, माता पिता, आइए और देखिए, हम अपनी बालकनी पर चांद को देख सकते हैं। अर्जुन सक्सेना आरव को गोद में लेकर आया और जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया जो सफ़ेद और चिपचिपा था, एक बड़े पकौड़े जैसा। हमारे परिवार को अच्छा दृश्य मिलता है और आप बाहर जाए बिना भी चांद का आनंद ले सकते हैं। चलो कॉफ़ी टेबल ले आओ और चांद केक खाओ और यहाँ चांद का आनंद लो। सुनील सक्सेना और पापा सक्सेना ने मिलकर लिविंग रूम की कॉफ़ी टेबल को बालकनी में रख दिया। माँ किन और अनीता सक्सेना ने रसोई से मून केक, गुआंगमिंग गांव से ताज़ा मीट मून केक की 2 प्लेटें और अनन्या शर्मा के बनाए स्नोस्किन मून केक की 2 प्लेटें निकालीं। मून केक लगने के बाद अनन्या शर्मा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, आज के स्नोस्किन मून केक में सरप्राइज हैं। कुल 12 स्नोस्किन मून केक हैं। 3 मून केक ऐसे हैं जिनमें मैंने सिक्के डाले हैं। देखते हैं आज कौन भाग्यशाली है। जैसे ही उन्होंने सुना कि अभी भी लॉटरी है, सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। सुनील सक्सेना ने एक हाथ में स्नोस्किन मून केक पकड़ा हुआ था और गर्व से कहा, संभावना का 1/4, जब तक मैं पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त तेजी से खाता रहूं, क्या ये लॉटरी जीतने का एक बड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा। जब वह बोलना समाप्त कर खाने लगे तो पिताजी सक्सेना उनके पीछे पीछे आए और बोले, तो फिर मैं भी शुभ होना चाहता हूँ। अनीता सक्सेना और माँ ने अपने पतियों की ओर देखा, असहाय भाव से सिर हिलाया और हंस पड़ी। अर्जुन सक्सेना आरव को गोद में लिए मेज पर खड़े थे, इस गर्म दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अपने बेटे के छोटे से चेहरे को चूमा। कोमल गाल, आकाश में पूर्णिमा से भी अधिक कोमल। अनन्या शर्मा एक स्नोस्किन मून केक लेकर आई और उसे उन्हें देते हुए बोली, पतिदेव, आप भी एक लीजिए। आइए एक एक करके देखें कि क्या हम लॉटरी जीत सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे को दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी उंगलियों के बीच लगे मून केक को काट लिया। इस अंतरंग क्रिया से अनन्या शर्मा की उंगलियां कांप उठीं और उसका हाथ बिजली के झटके की तरह पीछे की ओर सिकुड़ गया। वह शर्मा गई और अपराध बोध के साथ पीछे मुड़ी और पाया कि उसके माता पिता मून केक खाने में व्यस्त थे और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वह पीछे मुड़ी और अपनी नाक को शरारत से सिकुड़ते हुए अर्जुन सक्सेना की ओर मुस्कुराए।
आह, समझ गया। तीसरा मून केक खाकर पापा सक्सेना खुशी से झूम उठे। सबने देखा और निश्चित रूप से उन्होंने पिताजी सक्सेना के हाथ में रखे अर्धचंद्राकार केक में एक नया 1 युआन का सिक्का देखा। अनीता सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है अर्जुन, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे परिवार की किस्मत बहुत अच्छी है। लगता है इस साल मैं खूब पैसा कमाऊंगी। अनीता सक्सेना ने शुभ शब्द कहे। पिताजी सक्सेना मुस्कुराए और बोले, बहुत सारा पैसा कमाना अच्छी बात है, फिर मेरी बहू द्वारा दिए गए भाग्यशाली सिक्कों को उधार लेकर हमारी किन के शैम्पू की अच्छी बिक्री की कामना करो। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और आंखें घुमाईं, मून केक का एक और टुकड़ा खाया और अचानक उसके दांत चबाने लगे। उसने नीचे देखा और बगल में अर्जुन सक्सेना ने पहले कहा, ऐसा लगता है कि दूसरा भाग्यशाली व्यक्ति दिखाई दिया है, अनन्या को बधाई। अनन्या शर्मा ने आकर्षक मुस्कान के साथ सभी को दिखाने के लिए मून केक को ऊपर उठाया। यह मैं हूँ, मैंने दूसरा सिक्का मून केक खाया, फिर अपने पिता की तरह मैं चाहता हूँ कि इस साल मेरा व्यवसाय सफल हो और एनिमेशन कंपनी सही रास्ते पर हो। हम अनन्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ये सही है, अनन्या एक विद्वान है और निश्चित रूप से यह काम अच्छी तरह से कर सकती है, सक्सेना के पिता और माता ने कहा। अनीता सक्सेना ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। सुनील सक्सेना भी अपनी बेटी के लिए खुश हैं, लेकिन साथ ही उन्हें दबाव भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अब बस आखिरी भाग्यशाली सिक्का ही बचा है। पापा सक्सेना, बाकी सब ने सिर्फ मून केक खाया था और अब प्लेट में सिर्फ 2 मून केक बचे हैं। भाग्यशाली सिक्के के लिए सुनील सक्सेना ने जल्दी से आखिरी निवाला अपने हाथ में लिया और फिर दूसरा निवाला लिया, लेकिन 2 निवाले लेने के बाद उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई सिक्का था। अनीता सक्सेना का ध्यान उस पर था। उसकी निराशा देखकर वह पास आकर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है इस मून केक के लिए सिक्के नहीं हैं। लाओ सू, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, प्लेट में सिर्फ आखिरी मून केक है। जल्दी करो और आखिरी वाला खत्म करो। सुनील सक्सेना ने अपने हाथ में रखे मून केक को देखा और फिर अपनी पतलून के कुछ असहज कमरबंद को देखा। वह सचमुच इसे खा नहीं सकता। आज रात मेरा दामाद खुद खाना बनाएगा। उसने बहुत सारा खाना खा लिया है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैंने 4 और मून केक खा लिए हैं। हालांकि बर्फ की खाल वाले मून केक बहुत छोटे हैं, पर उनके पेट के लिए जगह ही नहीं है। जब सुनील सक्सेना इस दुविधा में थे कि खाना जारी रखें या नहीं, तभी वहां मौजूद अनन्या शर्मा अचानक बोल पड़ी, हाँ पतिदेव, आपके मून केक में भी सिक्के हैं। आखिरी सिक्का आपके पास है। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और उसे चांद के केक में आधा सिक्का दिखाई दिया। गोद में लेटा आरव भी मां की उत्तेजना से प्रभावित लग रहा था। वह खुशी से ताली बजा रहा था और मुंह से चिल्ला रहा था, बाबा बाबा। आरव की चीख सुनकर अर्जुन सक्सेना तुरंत हंस पड़े। पत्नी, आरव ने मुझे फोन किया। मेरा सबसे बड़ा बेटा अब गुस्सा नहीं करता। आरव, जो गुस्से में नहीं था, लगातार कई बार बाबा चिल्लाया। उसका चमकीला छोटा चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिरी भाग्यशाली सिक्का मिल गया और सबने उसे देखा। बूढ़ी सू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लगता है तुम्हें अभी भी अपने किरदार के लिए लड़ना है। तुम अपनी भूख पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, अनन्या और लांग लांग को देखो, तुम उनमें से किसी एक को खा सकती हो। अनीता सक्सेना बेरहमी से हंस पड़ी। हालांकि सुनील सक्सेना थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन उन्हें सचमुच राहत मिली। सौभाग्य से मेरे दामाद ने इसे खा लिया, अन्यथा अगर मैं उसे मून केक खाने देता तो उसे उल्टी हो जाती। पतिदेव, आप क्या चाहते हैं? अनन्या शर्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। बगल में बैठी अनीता सक्सेना ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने शैम्पू के लिए इच्छा जताई थी और तुम्हारी बहू ने एनिमेशन कंपनी के लिए इच्छा जताई थी, इसलिए तुम सैन किंझाई के लिए इच्छा रख सकते हो। अनीता सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ दामाद जी, आप सान किंझाई के लिए एक कामना करें, ताकि आपकी बड़ी कंपनी इस साल निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाए। उनकी बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि हमारा परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहे और बच्चे बड़े हो जाएं। 2 भाग्यशाली सिक्के भविष्य की उद्यमशीलता की संभावनाओं के लिए कामना कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण मुख्य उद्यमी अर्जुन सक्सेना के रूप में सभी ने सोचा कि उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद थी कि पारिवारिक व्यवसाय बेहतर और बेहतर हो सकता है, लेकिन अर्जुन सक्सेना की इच्छा परिवार को दिए गए वादे को पूरा करने की थी। अनन्या शर्मा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उन्होंने तालियां बजाईं। पतिदेव, आपकी शुभकामना बहुत अच्छी है। मां और अनीता सक्सेना भी बहुत भावुक हो गईं।
लॉटरी की वजह से जो माहौल अभी अभी गुलजार हुआ था उसमें अचानक गर्मजोशी लौट आए। लैंग की शुभकामनाएं बहुत अच्छी हैं। ये साल हम दोनों के लिए बहुत खुशियों भरा हो। हम दोनों परिवारों के लिए यहाँ बैठकर मध्य शरद उत्सव मनाना सबसे खुशी की बात है। सालों तक ऐसा ही चलता रहे, अनीता सक्सेना ने कहा और खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से अर्जुन के पिता का हाथ थाम लिया। पिताजी सक्सेना ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अच्छा व्यवसाय करना पारिवारिक पुनर्मिलन और सामंजस्य से कहीं कम महत्वपूर्ण है और लहरों का पैटर्न अधिक महत्वपूर्ण है। अनीता सक्सेना भी सुनील सक्सेना के कंधों पर झुक गईं। हाल ही में गर्भवती होने के बारे में सोचने के कारण दोनों को फिर से एक एकीकृत लक्ष्य मिल गया है। उनका रिश्ता पहले से बेहतर है। दशकों के साथ रहने के बाद दोनों प्यार के एहसास को भूल गए हैं। उनमें से ज़्यादातर रिश्तेदार हैं, लेकिन अब गर्भावस्था की तैयारी के कारण वे हर दिन अपने शरीर की देखभाल करने, जल्दी सोने और जल्दी उठने और सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पर चर्चा करते हैं। उनका रिश्ता फिर से मधुर लगता है। अनीता सक्सेना 10 साल से भी पहले की बात करती हैं, जब अनन्या शर्मा के पास सिर्फ अनन्या शर्मा थी। कभी कभार बाहर जाकर वह सुनील सक्सेना को इतनी छोटी बेटी के परिवार की आत्मीयता दिखाती थीं। दामाद तो परिवार का है और अनन्या लांग की तरह है। तुम्हारे पापा और मैं बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि मुझे एक सिक्का नहीं मिला, लेकिन मेरे दामाद की इच्छा ने मेरा दिल जीत लिया और यह मेरे वादे से बेहतर होना चाहिए। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा तुरंत हंस पड़ीं और मदरकिन ने अपनी मुस्कान को रोकने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। सुनील सक्सेना के शब्दों ने माहौल को तुरंत खुशियों से भर दिया। मध्य शरद ऋतु उत्सव के बाद दोनों पक्षों के माता पिता सचमुच अपने बच्चों को रात में सुलाना चाहते थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बच्चों को नहलाया और रात में उठने के लिए ज़रूरी सामान की 2 प्रतियां तैयार की और उन्हें नीचे कमरे में रख दिया, फिर ऊपर चले गए। दरवाजे में प्रवेश करते ही अर्जुन सक्सेना ने अचानक पलटकर अनन्या शर्मा को राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। अरे पतिदेव, ये क्या कर रहे हो? अनन्या शर्मा ने जल्दी से उनकी गर्दन पकड़ ली, डर के मारे कि कहीं गिर न जाएं। अर्जुन सक्सेना ने उसका चेहरा चूमा और कहा, पत्नी, एक बसंत की रात $1000 के बराबर होती है। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। मध्य शरद ऋतु उत्सव के बाद सक्सेना के माता पिता किनकी शैम्पू फैक्ट्री के आधिकारिक उद्घाटन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे और सू की कंपनी के काम भी निपटाने होंगे। बड़े लोग ज्यादा समय तक मुंबई में नहीं रुक सकते, लेकिन बच्चों और अर्जुन सक्सेना की खातिर वे ऐसा करते हैं। फिर भी वे 22 तारीख की शाम तक रुके और फिर चले गए। माता पिता ने चुपचाप रात की उड़ान का आदेश दे दिया। हालांकि वे थोड़े थके हुए थे, फिर भी बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने और रात का खाना खाने से खुश थे। रात के खाने के बाद अर्जुन सक्सेना के पिता और मां को रेलवे स्टेशन ले गए। लखनऊ वापस हवाई जहाज से जाना ज्यादा परेशानी भरा था। अगर भोपाल में ट्रांसफर करना होता तो ट्रेन लेना ज्यादा सुविधाजनक होता, क्योंकि सीधे जाने में कुछ घंटे लगते। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना की शाम 11:40 की फ्लाइट थी। बाद में जाना ठीक रहेगा, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने सक्सेना के माता पिता को वापस भेजकर उन्हें वापस एयरपोर्ट भेज दिया। सुनील सक्सेना 3 बच्चों को लिविंग रूम में खेलने के लिए ले गए और अनन्या शर्मा अनीता सक्सेना के साथ उनका सामान पैक करने कमरे में गईं। इस बार वे एक रात रुकने आए थे। वे ज्यादा सामान नहीं लाए थे, लेकिन उनकी मां और बेटी ने अपनी बात कही और सुनील सक्सेना ने कोई बात नहीं की। अनीता सक्सेना ने अपने कपड़े समेटे और बोली, अनन्या, अर्जुन सक्सेना अच्छा लड़का है। तुम्हारे जोंग भाई का घर इतना अच्छा बना हुआ देखकर तुम्हारे पापा और मुझे राहत मिली है। हमें चिंता थी कि तुम यहाँ घर किराए पर लोगे। मुझे तकलीफ हुई और अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और यह चिंता दूर हो गई है। आप यहाँ अर्जुन सक्सेना को फॉलो करें, आप ज़रूर अच्छे होंगे, खासकर अब जब आप दोनों को अपनी पढ़ाई और करियर का ध्यान रखना है। आप खुद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके माता पिता आपका साथ देते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि आप भी एक महिला हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। परिवार और पति अर्जुन सक्सेना को नज़रअंदाज न करें। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ माँ, अर्जुन सक्सेना और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अनीता सक्सेना ने उसके प्यारे रूप को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं माँ, बस कुछ शब्द हैं। आखिरकार यहाँ आने वाले के नाते माँ यही चाहती है कि तुम दोनों का साथ लंबे समय तक रहे। वैसे अनन्या, बच्चे अब 5 महीने के हो गए हैं। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार ज्यादा मिलता है और माँ का दूध कम मिलता है। उस समय ध्यान देना जरूरी है। मुझे पता है कि आपका अर्जुन सक्सेना कारीगरी में माहिर है।
मुझे लगता है कि आप हर बार खूब खाते हैं। आपका वजन बढ़ना आसान नहीं है। अब जब आपके पास दूध पीने वाला बच्चा है तो वजन बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी की छुट्टियों के मुकाबले आपका वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। मास, अनन्या शर्मा ने अपने फिगर पर गौर किया। गर्मी की छुट्टियों में लखनऊ जाने के बाद अनीता सक्सेना की देखरेख में उसने थोड़ा मोटापा तो बढ़ाया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई, कम से कम उसके शरीर पर चर्बी तो नहीं थी। लेकिन अनीता सक्सेना ने अपने फिगर का जिक्र किया। एक लड़की होने के बावजूद अनन्या शर्मा ने इसे दिल से लगा लिया। माँ, क्या अब मैं मोटा नहीं हूँ? अनीता सक्सेना ने अपनी कमर पर चुटकी काटते हुए कहा, अभी तो मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन जब बच्चे दूध पीना बंद कर देंगे, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगी तो ज़रूर और मोटी हो जाओगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मोटी हो, मैं कह रही हूँ कि तुम ध्यान दो। आखिर तुम्हारे पति इतने अच्छे हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा और उन्हें मजबूती से थामना होगा। अनीता सक्सेना अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसका फिगर और रूप रंग बेहतरीन है, लेकिन क्योंकि अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छे थे, इसलिए वह अपनी बेटी को प्रोत्साहित करने से खुद को नहीं रोक सकी। सही, क्या आपने पहले जिन स्ट्रेच मार्क्स का उल्लेख किया था, वे अब ठीक हो गए हैं? हालांकि स्ट्रेच मार्क्स बच्चे के जन्म के कारण होते हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए बोझ नहीं होने चाहिए। लेकिन आप अभी भी जवान हैं और आपका फिगर अच्छा है। माँ आपको देखना नहीं चाहती और गर्मियों में आपकी नाभि दिखाने की हिम्मत नहीं करती। ये बात कहते हुए अनन्या शर्मा ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, माँ इसकी चिंता मत करो, अर्जुन सक्सेना ने कहा है कि यह हो सकता है। क्या ये वाकई मुमकिन है? मेरे दामाद बहुत काबिल हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स ठीक नहीं हो सकते। अनीता सक्सेना को शक था। ये देखकर कि उसे संदेह है, अनन्या शर्मा ने धीरे से उसके कपड़ों का किनारा उठाया और उसे अपना पेट दिखाया। अनीता सक्सेना ने उस पर नजर डाली, फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, अनन्या, तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, गर्मी की छुट्टियों से लौटने के बाद मैं पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की जांच करवाने गई थी। वापस आने पर मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरा शरीर अच्छी तरह से ठीक हो रहा है और स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो सकते हैं। मैंने मालिश की और इस दौरान इसका बहुत अच्छा असर हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कमाल है, दामाद का स्तर तो वाकई आसमान छू रहा है। अनीता सक्सेना हैरान दिखीं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पेट को छुआ, मुस्कुराई और बोली, अनन्या, तुमने वास्तव में माँ के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ लिया। मुझे चिंता थी कि इस उम्र में दूसरा बच्चा होने से जन्म देने के बाद निश्चित रूप से गंभीर खिंचाव के निशान रह जाएंगे। आखिरकार उम्र के साथ ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा हुए थे तब आप युवा थे और त्वचा की ठीक होने की क्षमता बहुत खराब हो जाएगी। अब जब मुझे पता है कि मेरा दामाद सचमुच स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा दिला सकता है, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब मैं अपने दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी, अगर स्ट्रेच मार्क्स हों तो तुम अर्जुन सक्सेना से कह देना कि मुझे मरहम लगा दे और मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि रोज मालिश करें। आखिरकार मैं उनके पुराने सुपरिवार के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। उसके बाद अनीता सक्सेना ने गर्व से कहा, रात के 10 बजे अर्जुन सक्सेना ने सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना को एयरपोर्ट भेज दिया। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अनन्या शर्मा बच्चों को साथ नहीं ला पाईं। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि दादा दादी और नाना नानी जा रहे हैं। वे लगातार रो रहे थे और अनन्या शर्मा उन्हें मनाने के लिए रुकी रहीं। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोगों के जाते ही छोटे बच्चे शोर मचाते रहे। अनन्या शर्मा ने चाहे जितना भी समझाया, उनके पसंदीदा लकड़ी के नक्काशी वाले खिलौने निकालना बेकार था। आखिरकार उन्हें तीनों बच्चों के सो जाने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वे रो रो कर थक चुके थे। एक छोटे से पालने में सुला दिया गया। इन तीनों शावकों के पास अब अपने विचार और भावनात्मक अवधारणाएं बढ़ रही हैं। ये जानते हुए कि उनके परिवार के सदस्य बिछड़ने वाले हैं, वे अलग होने से हिचकिचा रहे हैं। अपने बेटे और 2 बेटियों की रोती आंखें देखकर अनन्या शर्मा ने उनके माथे को चूम लिया। जब छोटे बच्चे थोड़ी देर सो गए तो उसने समय देखा और अनुमान लगाया कि अर्जुन सक्सेना बाद में वापस आ जाएगा, इसलिए वह नहाने चली गई। मैंने अकेले ही 3 छोटे बच्चों को फुसलाया और पसीने से तर हो गया। अनन्या शर्मा ने नहाने के बाद जल्दी से पजामा पहन लिया और जब वह शीशे के सामने अपने बाल पोंछ रही थी तो उसे अचानक अनीता सक्सेना की रात की बातें याद आ गईं। वह रुकी और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने शरीर को इधर उधर हिलाकर देखने लगी। मुझे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए था, है ना?
यानी छाती और पीपी थोड़ा बढ़ गया है, ये मोटा नहीं होना चाहिए। खुद से बात करने के बाद अनन्या शर्मा को पता चला कि वह अपने शरीर को लेकर गहरी चिंता में थे। उसे पहले कभी इस तरह की चिंता नहीं हुई थी। बचपन से लेकर जवानी तक वह स्कूल में एक लोकप्रिय हस्ती रही है। वह ये भी जानती है कि वह सुंदर है और उसका फिगर भी अच्छा है, और वह कोई सिकुड़ी हुई दुबली पतली नहीं बल्कि एक असली लॉर्डोसिस है। ऐसा आकार का शरीर। हालांकि उसने इसका जिक्र नहीं किया, फिर भी वह बहुत आश्वस्त थी। लेकिन आज उसकी मां ने जो कहा, अपने बेहतरीन पति के बारे में सोचकर अनन्या शर्मा बेवजह चिंतित हो गई। जब अर्जुन सक्सेना घर लौटे तो 12 बज चुके थे। दालान की लाइटें जल रही थीं और बेडरूम में भी हल्की रोशनी थी। अनन्या, क्या तुम सो रही हो? इससे पहले कि अर्जुन सक्सेना जवाब दे पाता, उसने सोचा कि उसकी पत्नी सो गई है, इसलिए वह हल्के से नहाने चला गया और फिर अपने बाल सुखाने के लिए रसोई में चला गया, ताकि हेयर ड्रायर की आवाज़ से उसकी पत्नी और बच्चे जाग न जाएं। और जब सब कुछ हो गया तो बस कमरे में वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह लेटा, अनन्या शर्मा अचानक पलट गई और दुखी होकर बोली, पति, तुम अभी तक सोए नहीं? अभी मुझे अनदेखा क्यों किया? क्या बात है, अचानक इतना अन्याय हो गया? क्या आपको अपने माता पिता की याद आती है? अर्जुन सक्सेना ने बहुत ही सहजता से उसे अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही अनन्या शर्मा उनके पास पहुंची, वह तुरंत शिकायत करते हुए छाती के बल लेट गए। क्या हुआ? मेरी पत्नी को बहुत बड़ा दुख हुआ है। अपने पति से कहो कि वो बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन सक्सेना ने परेशान होकर उसकी पीठ थपथपाई। अनन्या शर्मा ने अपना सिर उठाया और अपना गुलाबी मुंह बनाते हुए कहा, यह मेरी मां है। उसके स्वर में आरोप लगाने का भाव था। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन सक्सेना के वापस आने से पहले अनन्या शर्मा को बस अपने फिगर को लेकर थोड़ी चिंता थी। लेकिन जब अर्जुन सक्सेना वापस आया और उसकी आवाज़ सुनी तो अनन्या शर्मा को तुरंत दुख हुआ। वाह, उसकी मां ने कहा कि उसका वजन बढ़ गया है, इसलिए वह दुखी है। जब अर्जुन सक्सेना को पता चला कि ये उनकी सास की समस्या है तो उन्हें अचानक सिर दर्द होने लगा। उनकी पत्नी और सास में अनबन चल रही थी। वो दामाद बीच में था तो भला कैसे मदद कर सकता था? क्या तुम्हारी माँ से अनबन है? नहीं, माँ के जाने पर मैं बहुत खुश था, नाराज नहीं। अनन्या, क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा कि मेरा वजन बढ़ गया है। वह अनन्या शर्मा को और अधिक अन्याय महसूस हुआ, विशेष रूप से। अर्जुन सक्सेना उससे पूछते रहे। वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी, इसलिए वह उसकी बाहों में गिर गई और गुनगुनाने लगी। जब अर्जुन सक्सेना ने यह सुना तो वह तुरंत मुस्कुराए और बोले, क्या ऐसा है? अनन्या शर्मा ने सिर उठाकर मुंह बनाया, क्या ये गंभीर नहीं है? लड़कियों को अपने शरीर की परवाह होती है, मेरी माँ ऐसा कैसे कह सकती है? आप अभी भी मेरी माँ की मदद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है और मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? वाह, अर्जुन सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। अपनी पत्नी को इस हालत में देखना दुर्लभ था। वह दुखी भी था और मजाकिया भी। वह प्यार और दया से उसे अपनी बाहों में भरने से खुद को रोक नहीं पाया और बार बार कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। बीवी, पता है कितनी औरतें तुम्हारे फिगर के सपने देखती हैं। तुम तो अभी भी मोटी हो। उस दिन परफेक्ट फिगर कैसे हो सकता है? सच में। अनन्या शर्मा ने उसकी तरफ देखा। बड़ी बड़ी नम आंखों में थोड़ी संतुष्टि और खुशी थी। वह देख सकता था कि उसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है। वह स्पष्ट रूप से एक बिगड़ल बच्ची की तरह व्यवहार करना चाहती थी। ये छोटी बच्ची अब और भी अधिक प्यारी होती जा रही है। ये बिल्कुल सच है। मैं, अर्जुन सक्सेना, अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। उसने कसम खाई थी। अनन्या शर्मा का चेहरा बारिश से आसमान की ओर मुड़ गया और उसे राहत महसूस हुई। अभी अभी उसके फिगर को लेकर जो चिंता थी वह पलक झपकते ही गायब हो गई। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मेरी माँ ने जो कहा वह सही है। मैं अभी अच्छी हालत में हूँ, लेकिन जब बच्चे स्तनपान करना बंद कर देंगे तो मेरे शरीर से इतना पोषण नहीं जाएगा। क्या तब तक मेरा वजन बढ़ जाएगा? हो, उसने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव, मैं यहाँ हूँ। पत्नी, आप भूल जाती हैं, मैं जो एकांतवास भोजन बनाता हूँ वह एकांतवास केंद्र से अधिक विश्वसनीय है। आप देखती हैं कि आप एकांतवास के दौरान मेरे द्वारा बनाया गया भोजन खा रही हैं। क्या आपका फिगर ठीक नहीं हो रहा है? चिंता मत करो, जब तुम स्तनपान छोड़ दोगी तो मेरे आहार से तुम्हारा वजन निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो मैं आप पर भरोसा करूंगी पतिदेव। अगर तब तक मेरा वजन बढ़ गया तो आप ही पूछने वाले होंगे। हो,
अर्जुन सक्सेना कड़वाहट से मुस्कुराया, बीवी, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदार हूँ। टीएस, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ अन्याय करना चाहती हो। थोड़ा सा, मुझे परवाह नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप वैसे भी जिम्मेदार बने। अनन्या शर्मा ने अपनी गुलाबी जीभ निकालते हुए शरारती अंदाज में कहा। अर्जुन सक्सेना का दिल गर्म था, उसने स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे चूमा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मुझे गलत महसूस कराना ठीक है, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, पत्नी। कैसी ईमानदारी? आप क्या कहते हैं? मध्य शरद ऋतु महोत्सव के बाद पहले कार्य दिवस पर सुबह कक्षा के ठीक बाद अर्जुन सक्सेना को सुनील सक्सेना का फोन आया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास शाम को समय है, क्या वे अर्जुन सक्सेना को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहते हैं, तथा उन्होंने शैम्पू अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अर्जुन सक्सेना के पास आमतौर पर रात में कोई और व्यवस्था नहीं होती, लेकिन वह रात में बाहर जाने को ज्यादा इच्छुक नहीं है। घर पर दो और दाई ढूंढने का मामला अभी तय नहीं हुआ है। अगर वह रात में घर नहीं जाता तो अनन्या शर्मा और आंटी वांग ही तीनों बच्चों की देखभाल करती हैं। तीनों नन्हे मुन्नों के सोने का समय हाल ही में टल गया है। रात के खाने के बाद सक्रिय होने का समय होता है। दोनों को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है, तो अर्जुन सक्सेना ने मना कर दिया और कहा, रात में मेरे लिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं है और मेरे घर पर बच्चे हैं। सुनील सक्सेना ने जब ये सुना तो तुरंत बोले, हाँ, लाओ लियांग ने मुझे बताया था कि मास्टर किन के परिवार में 3 बच्चे अभी अभी जुड़े हैं और मैं लापरवाही बरत रहा हूँ। तो मास्टर किन, जब आपके पास समय हो तो साथ में खाना खाने चलते हैं। खाने के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर लीजिए और अगर खाने का समय न हो तो 1 कप चाय पी लीजिए। फिर कल दोपहर 25 तारीख को फैक्ट्री का आधिकारिक तौर पर फीता कट जाएगा। हम कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। परसों फैक्ट्री शुरू होने के बाद मैं ऑनलाइन स्टाफ से कहूंगा कि आप तक सामान पहुंचा दें। अर्जुन सक्सेना ने समय का हिसाब लगाया। कोई बात नहीं, तो चलिए आखिरी बार उस घर में मिलकर चलते हैं। मास्टर किन, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? ठीक ठाक है। जब खाने का समय हुआ तो सुनील सक्सेना ने तुरंत लियांग गुआंग को फोन करके सूचित किया। कल दोपहर, ठीक है, तो मैं कल सुबह जल्दी ही हवाई जहाज पकड़ लूंगा और मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। लियांग गुआंगलाई मूल रूप से अर्जुन सक्सेना के हस्ताक्षर और मुहर लगाने के लिए अनुबंध लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो बेहतर होगा कि अर्जुन सक्सेना जैसी प्रतिभा के साथ उनका ज्यादा संपर्क हो। चूंकि उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उन्हें सम्मान दिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा, अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जब दूसरे परिवार के बुजुर्ग का जन्मदिन था तो वे मास्टर किन को आने के लिए भी नहीं कह सकते थे। दोपहर में सुनील सक्सेना को खबर मिली और उन्होंने तुरंत शी रोंगहो से संपर्क किया, कहा कि वह कल एक साथ खाना चाहते हैं और कहा कि वह इसके लिए भुगतान करेंगे, लेकिन मास्टर किन से उन्होंने कहा कि उन तीनों ने भोजन को आमंत्रित किया था। हर किसी को इन पैसों की कमी नहीं होती, इसलिए सुनील सक्सेना ने इसकी वजह भी बताई। पिछली बार जब मैं अर्जुन सक्सेना से मिला था तब की बात करें तो मैं थोड़ा दुखी था, क्योंकि मैं मालिक से हिसाब किताब करना चाहता था। जब तक खाने का मौका मिलता वो पैसे लेकर निकल आते। उम्मीद है दोनों भाई तुम्हें मौका देंगे। झाओ जिंगली ने शी रोंगहो और सुनील सक्सेना का परिचय कराया। दोनों मुंबई के बॉस हैं। दोनों अभी अभी मिले हैं। भविष्य में सहयोग के कई अवसर मिलेंगे। सूची से पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध बहुत कठोर नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी है, इसलिए निश्चित रूप से शी रोंगहो अपना चेहरा बेचने को तैयार हैं। इसलिए वे तीनों अगले दिन दोपहर में अर्जुन सक्सेना को खाने पर आमंत्रित करने पर सहमत हो गए। अर्जुन सक्सेना ने फोन रख दिया और पापा सक्सेना को फोन करके घर पर आए सामान के बारे में पूछा। पिताजी सक्सेना उस समय कारखाने में थे और जब उन्हें अपने बेटे का फोन आया तो उन्होंने तुरंत कहा, लिन ग्लैंग, चिंता मत करो, इस माल में कोई समस्या नहीं है। मैं आज सुबह आया था और पूरी सुबह इसे देखता रहा। तुम्हारे कहे अनुसार शैम्पू और हेयर टॉनिक को एक यंत्र से नाप लिया गया है। परसों सुबह 8:40 बजे का समय ठीक है। रिबन काटने का काम लगभग 20 मिनट में पूरा हो जाएगा और मजदूर 9 बजे कारखाने में आकर काम शुरू कर पाएंगे। हमारी मौजूदा कारखाने की क्षमता को देखते हुए रोजाना 60,000 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख की सुबह इसे भोपाल भेज दीजिए, सीमा जोशी इसे भेज सकेंगी। जब बात अपने पहले व्यवसाय की आती है तो पिताजी सक्सेना बहुत प्रेरित हैं।
फैक्ट्री खुलने से पहले ही 60,000 से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 60,000 ऑर्डर उनके बेटों की तरफ से मिले हैं, फिर भी यह उनकी फैक्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। उद्घाटन के पहले दिन ही 60,000 ऑर्डर आ गए। मुझे विश्वास है कि कर्मचारी भी प्रेरित होंगे और भविष्य में और भी जोश से काम करेंगे। पापा सक्सेना को अब लगता है कि उनमें असीम ऊर्जा है। इस बार अपने बेटे को शैम्पू की फैक्ट्री लगाने में मदद करने से उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जैसा एहसास हुआ है। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता की उत्सुकता सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, जब ऑर्डर भेज दिया जाएगा तो चिंता मत करना। मैं कल दोपहर तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको फिर फ़ोन करूंगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हम माल वितरित करेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें अभी भी अनुबंध का पालन करना होगा। पिताजी सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। इस बार अचानक 60,000 ऑर्डर आ गए तो पापा सक्सेना मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन व्यापार करते हुए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को प्राथमिकता देनी ही थी। अगर वो सिर्फ मानवीय रिश्तों की बात करते तो उन्हें डर था कि कहीं सब कुछ न गंवा बैठें। ठीक है बेटा, तो पापा कल तुम्हारी खबर का इंतज़ार करेंगे। अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और घर चला गया। दरवाजे पर आते ही उसे कमरे में लगातार हंसी ठहाके की आवाज़ सुनाई दी और तीनों छोटे लड़के लगातार खिलखिला रहे थे। अर्जुन सक्सेना अनजाने में हंस पड़े। मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए कमरे में आए और तीनों छोटे बच्चों ने तुरंत उनकी ओर देखा। अर्जुन सक्सेना को देखते ही वे नन्हे बच्चे जो अभी तक बहुत खुश थे, उत्साहित हो गए और एक एक करके वे मैट पर अपने नन्हे हाथ हिलाते रहे। आरव, जो सबसे पहले अपने पिता को पुकारेगा, अर्जुन सक्सेना को बार बार चिल्लाते देख सबसे अधिक गर्वित है। बाबा, पापा। अर्जुन सक्सेना को यह आवाज़ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। जब से उन्हें पता चला है कि आरव उन्हें पापा कहेगा, तब से उन्हें अपने बेटे को पापा कहते हुए सुनना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि एक बूढ़े बाप का दिल पिघल जाएगा और अपने बेटे को गले लगाना उनके लिए और भी मजबूत हो जाएगा। अगर किसी दिन दोनों बेटियां अचानक मुझे पापा कहने लगें तो मुझे बहुत खुशी होगी। घर पहुंचते ही मेरे बच्चे मुझे पापा कहकर बुलाएंगे। मुझे उस तरह की जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत खुशी होती है। अर्जुन सक्सेना ने पहले तो अपने बेटे को गले लगाया और कुछ देर आरव के साथ खेलने के बाद देखा कि दोनों बेटियां दुखी थीं। फिर उसने अपने बेटे को नीचे उतारा, एक हाथ में बेटी को उठाया और उसे बाईं और दाईं ओर चुमा। पतिदेव, आप वापस आ गए। अगर आप वापस नहीं आए तो आंटी वांग और मैं आज दोपहर खाना नहीं खा पाएंगे। अनन्या शर्मा सोफे पर बैठी थी, उनका सुंदर चेहरा थकान से भरा हुआ था। अर्जुन सक्सेना ने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया और चिंता से उसकी ओर देखा। क्या बात है पत्नी, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, तीनों नन्हे बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी है, बल्कि मैं थकी हुई हूँ। ये तीनों नन्हे बच्चे अब और भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं। सुबह इन्हें खाना खिलाने के बाद ये सिर्फ 1 घंटे की नींद के बाद ही जाग गए। 10 बजे से 1.5 घंटा हो गया है और इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई है और आंटी वांग और मैं लगभग सुन्न पड़ गए हैं। बूढ़ी माँ बेबस दिख रही थी, लेकिन उसके आरोप के बावजूद तीनों नन्हे मुन्ने अविचलित थे। न सिर्फ उन्हें कोई अपराधबोध नहीं हुआ, बल्कि वे और भी ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि अर्जुन सक्सेना वापस आ गया था और उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। वे अर्जुन सक्सेना को अपने साथ खेलने दे रहे थे। अर्जुन सक्सेना वहां बैठकर उनके साथ आधे घंटे तक खेलते रहे। उन्होंने 12:30 बजे तक खाना नहीं बनाया। हालांकि उनका दोपहर का खाना छोटा कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने नाश्ता 1 बजे के बाद ही किया। तीनों बच्चे अभी सोए ही थे कि अनन्या शर्मा बाहर आई तो उनकी पलकें झपकने ही वाली थीं। मैं सुबह जल्दी उठकर बच्चों को दूध पिलाती हूँ, सुबह बच्चों के साथ खेलती हूँ और फिर 2 बजे क्लास भी जाना होता है। अब तो खाने के बाद लंच ब्रेक लेने का भी समय नहीं मिलता। अपनी पत्नी का थका हुआ चेहरा देखकर अर्जुन सक्सेना के मन में पीड़ा हुई। इसलिए अर्जुन सक्सेना ने डाइनिंग टेबल पर मौजूद अन्य 2 बच्चों की देखभाल करने वालों के बारे में पूछा। आंटी वांग ने कहा, श्रीमान सक्सेना, मैंने सिस्टर चेन से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे देर से आना ठीक है और वह 8 बजे काम से छुट्टी लेने को तैयार हैं। हालांकि सिस्टर झांग की कोई खबर नहीं है, उनके बच्चे की शादी नहीं हुई है और वह हफ्ते में कभी कभी इसके लिए पूछती हैं। कुछ चक्कर लगाने के बाद अगर वह शाम 8 बजे पहुंचती हैं तो उन्हें बच्चे से इस बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है आंटी वांग, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा।
जब दोनों आंटियां आएंगी तो मैं आपको परिचय शुल्क दूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। चाची वांग ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं मिस्टर सक्सेना, आप और मिस सू मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। मैं अक्सर नए साल और त्योहारों पर लाल लिफाफे देती हूँ। कभी कभी अगर मैं घर पर खाना खाती हूँ तो मुझे अपना वेतन लेने में शर्म आती है। आप खुद मेरे काम में हाथ बटाने आते हैं और मैं आपसे लाल लिफाफे भी लेती हूँ, जो जायज़ है। आगे जब ये दोनों आ जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर आप मेरी तनख्वाह कम भी करना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना। तनख्वाह कम नहीं होगी। मैं 2 और मौसियों की तलाश में हूँ, खासकर बच्चों की परवरिश का बोझ उठाने के लिए और बच्चों की बेहतर देखभाल करने की भी उम्मीद है। अर्जुन, सक्सेना मुस्कुराया। चाची वांग ने सिर हिलाया, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि मिस्टर सक्सेना अपनी तनख्वाह कम नहीं करेंगे। मिस्टर सक्सेना निश्चिंत रहें, सिस्टर झांग और सिस्टर चेन दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हम दोनों कम्युनिटी के गेट पर साथ में स्क्वायर डांस किया करते थे। दोनों बहुत अच्छी हैं और उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। हम तीनों मिलकर तीनों बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगी और फिर आप और मिस सू पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना करियर शुरू कर पाएंगी। दोपहर के खाने की मेज़ पर अर्जुन सक्सेना ने इस बात का जिक्र किया और आंटी वांग ने दोपहर में ही इसे लागू करने का फैसला किया। पिछली नानी आंटी झांग ने भी सटीक जानकारी दी। बच्चे से बात करने के बाद तय हुआ कि वह 8 बजे काम से निकल सकेगा। ये देखते हुए कि अनन्या शर्मा बहुत थकी हुई थी, अर्जुन सक्सेना चाहते थे कि दोनों आयाएं जल्द से जल्द ड्यूटी पर आ जाएं, इसलिए अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करने के बाद उन्होंने दोनों आंटियों को आज रात मिलने के लिए घर पर आने को कहा। वह व्यक्ति चाची वांग द्वारा पाया गया था। अर्जुन सक्सेना को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार ये बच्चों की देखभाल का मामला था और दोनों नानी भविष्य में घर पर बहुत समय बिताएंगे, इसलिए परिचारिका अनन्या शर्मा को पहले एक नज़र रखना पड़ा। तय हुआ कि दोनों आंटियां शाम 7 बजे घर आएंगी। 6:40 पर आंटी वांग उनका इंतजार करने नीचे चली गईं। दोनों आंटियां पहली बार यहां आई थीं और दरवाज़ा नहीं पहचान पाईं। आंटी चेन लंबी और पतली हैं, जबकि आंटी झांग बिल्कुल उलट हैं। वो लंबी और थोड़ी मोटी नहीं हैं, बल्कि इस उम्र की आम औरतों की तरह उनका पेट थोड़ा निकला हुआ है। सभी में ताकत होती है। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, अनन्या शर्मा ने उन पर नज़र डाली और पहली नज़र में ही उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दोनों चाचियों की आंखें दयालु हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है, और ऐसे चेहरे वाले बच्चे निश्चित रूप से उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। नमस्ते सर, मैडम, चाची झांग ने कहा। बगल में बैठी आंटी चेन थोड़ी संयत लग रही थीं और कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जब आंटी झांग ने उनका अभिवादन किया तो आंटी चेन मुस्कुराईं और सिर हिला दिया। अर्जुन सक्सेना ने उनके चेहरों पर एक नज़र डाली और फिर कांग और अन्य लोगों ने चाची वांग को जन्मतिथि बताई ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि दोनों दयालु लोग थे, बुरे दिल वाले नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास से अनन्या शर्मा का कंधा थपथपाया और कहा, मैं पहले स्टूडियो जाऊंगा, तुम दोनों आंटियों को बता देना। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह जानती है कि उसका पति उसे रखेल का अधिकार दे रहा है। बच्चों की देखभाल करने वालों से बातचीत के बाद परिचारिका निर्णय लेती है। आंटी झांग, आंटी चेन है ना? आंटी वांग ने संक्षेप में आपकी स्थिति बताई है और आप अपना परिचय दे सकती हैं। मैं दाईं ओर बैठूंगी। अनन्या शर्मा सोफे पर बैठी थीं और मेज़बान बहुत अच्छी थीं। आंटी झांग ने सबसे पहले बात की और कहा, नमस्ते महोदया, मेरा उपनाम झांग है और मेरी उम्र 51 साल है। मैं इस समुदाय में 6 साल से रह रही हूँ। समुदाय की कई बुजुर्ग महिलाएं मुझे जानती हैं। मेरा अपना एक बेटा भी है, हालांकि मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मैं कब एक पोता पैदा करने के लिए राजी हो पाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आंटी झांग का चेहरा मांसल मुस्कान लिए हुए है और उनका व्यक्तित्व बेहद खुशमिजाज नजर आता है। अनन्या शर्मा ने उनका परिचय सुनकर हल्के से सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र आंटी चेन पर पड़ी। जब चाची चेन ने परिचारिका को देखा तो वह थोड़ा घबरा गई और हकलाते हुए बोली, हेलो मैडम, मेरा उपनाम चेन है। आंटी चेन, घबराओ मत, मैं लोगों को नहीं खाती, अनन्या शर्मा ने मजाक किया। बगल में बैठी आंटी वांग ने झट से कहा, बहन चेन, मिस सू और उनके पति बहुत अच्छे लोग हैं। घबराओ मत और अपने अनुभव बताओ। चाची वांग के प्रोत्साहन से चाची चेन ने कहा, ठीक है महोदया, मैं 50 साल का हूं और मुंबई का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में कोई पोता पोती भी नहीं है। मेरा बेटा डिंक है। मैं बच्चों की देखभाल कर सकता हूं। अनन्या शर्मा को राहत मिली। उन्होंने सिर हिलाया और कहा,
ठीक है चाची झांग चेन, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, बच्चे शाम को सो रहे हैं, उन्हें जल्द ही जाग जाना चाहिए, आप बाद में बच्चों को देखेंगे। घर पर 3 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम भविष्य में एक साथ उनकी देखभाल करेंगे, बच्चों को आपसे थोड़ा परिचित होने दें। इतना कहकर अनन्या शर्मा बेडरूम में दाखिल हुई। जैसे ही परिचारिका चली गई, चाची चेन ने राहत की सांस ली और हंसमुख चाची झांग ने पहले ही चारों ओर देख लिया था। फिरौन, जिस घर की तुम तलाश कर रहे हो वह वाकई बहुत अच्छा है। मालकिन और उसका पति बहुत जवान और सुंदर हैं और घर भी अच्छी तरह से सजा हुआ है। और कितना सुंदर है। क्या यह नया सीमेंस डबल डोर रेफ्रिजरेटर है? इसकी कीमत हज़ारों में है। ये किचन बहुत खूबसूरत है, इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड स्टोव है, ओवन और इंक्यूबेटर भी हैं, डिशवॉशर भी है, ये मेज़बान भी बहुत अच्छा है। तो क्या आप अक्सर बर्तन घर पर ही नहीं रखते? चाची झांग पूरे रास्ते आश्चर्यचकित थीं और उनका स्वर ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश करने वाली दादी लियू की तरह था, जिससे चाची वान को बहुत सहज महसूस हुआ। वह लगभग 1 साल से अनन्या शर्मा की नानी हैं। नए घर में आने के बाद वह काफ़ी सुकून महसूस करती हैं। दोनों मालिकों ने घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। एक पुरानी नानी होने के नाते अब 2 नए लोगों के साथ मुझे भी दिल में थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, मिस्टर सक्सेना और मिस सू के घर में सभी स्मार्ट उपकरण हैं जिन्हें चलाना बहुत आसान है। हमें कोई भारी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुख्य काम तीनों बच्चों का स्वागत करना है, आंटी वांग ने खुशी से कहा। चाची झांग ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, ये काम अच्छा है। आंटी चेन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए पीछे पीछे चली गईं। उन्हें पता था कि वह थोड़ी अंतर्मुखी हैं और अभी उनका प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, खासकर अनन्या शर्मा जैसी खूबसूरत और शालीन मेज़बान के सामने। उन्हें चिंता थी कि आज वह इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगी। 10 मिनट बाद अनन्या शर्मा आरव को वापस लिविंग रूम में ले गई और आंटी वांग तुरंत उठी और अनन्या और रिया को पकड़कर बेडरूम में चली गईं। जो छोटे बच्चे अभी अभी जागे थे वे ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे, सोफे पर झुके हुए थे और बड़ी अनजान आंखों से चाची झांग और चाची चेन को देख रहे थे। जैसे ही चाची झांग ने 3 छोटे खजाने देखे, वह तुरंत मुस्कुराए और अपनी आंखें घुमाईं। भगवान, ये तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। समझदार आंटी चेन की आंखें उन 3 नन्हे बच्चों को देखते ही चमक उठीं। अभी की सारी चिंताएं पीछे छूट गईं और वह अनजाने में ही उन नन्हे बच्चों के पास पहुंच गईं। सुंदर बच्चे। दोनों की प्रतिक्रिया देखकर अनन्या शर्मा ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठा लिया। उनके परिवार के 3 छोटे खजाने सचमुच प्यारे पैदा हुए हैं और कोई भी उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। आंटी चेन, जो अभी इंटरव्यू में ठीक से बोल नहीं पा रही थीं, बच्चों को देखने के बाद बिल्कुल बदली हुई लग रही थीं। उनकी नज़रें उन तीनों प्यारे बच्चों पर टिकी थीं और वो बच्चों को बहलाने के लिए गुनगुनाने लगीं। एक छोटा सा फूल कुत्ता काली आंखों के साथ द्वार पर बैठा है, मांस और हड्डियां खाना चाहता है। मेमना छोटा होता है, घास खाता है और फर उगाता है। ऊन सफ़ेद होता है, ऊन लंबा होता है और ऊन से कपड़े बुने जाते हैं। आंटी चेन ने ये जिंगल्स कहे जो बच्चों ने पहले कभी नहीं सुने थे, इसलिए इस समय उनका ध्यान आकर्षित हुआ। 3 जोड़ी काली आंखें आंटी चेन को देख रही थीं और आरव, जो हाल ही में उच्चारण करने की कोशिश कर रहा था, अभी भी बहुत बातूनी था। इच्छा के बाद बड़बड़ाहट। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा ने संतोष से सिर हिलाया। दोनों बुआओं का मामला इस तरह तय हो गया। वे कल से काम पर आ सकती हैं। तनख्वाह 6000 महीना है और आमतौर पर आराम भी नहीं मिलता। वे सुबह 8 बजे आती हैं और शाम को 8 बजे घर जाती हैं, लेकिन कोई काम हो तो छुट्टी मांग सकती हैं। बेबीसिटर का काम बच्चों की देखभाल करना है। घर के कामों का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं है, क्योंकि घर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उन्हें रोजाना देखभाल करनी पड़े। एक रोबोट है जो झाड़ू पोंछा लगाता है और स्टीम मॉप लिविंग रूम में रखा है। अर्जुन सक्सेना खाना बना रहे हैं और मौसियों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेबीसिटर का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। अनन्या शर्मा जल्द ही इसे कर लेंगी। मुझे डर है कि दोनों मौसियां इसे समझ नहीं पाएंगी। बच्चों को दिखाने के लिए उन्हें घर ले जाने देने के बाद वे इस पर साइन करके कल ले आएंगी। आंटी वांग ने पहले कभी कोई रोजगार अनुबंध नहीं किया था, क्योंकि जब अनन्या शर्मा गर्भवती थी तो उन्हें अनुबंध की इतनी गहरी समझ नहीं थी। अब जब उनके परिवार के पास एक कंपनी है तो वह और अर्जुन सक्सेना दोनों एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आखिरकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कानूनी सुरक्षा मिलती है, इसलिए इस बार आंटी वांग का अनुबंध भी पूरा हो गया है।
शाम को अर्जुन सक्सेना स्टूडियो से बाहर आए। दोनों आंटियां पहले ही जा चुकी थीं। अनन्या शर्मा और बच्चे कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। जब अर्जुन सक्सेना अंदर आए तो मुस्कुराते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गए और पूछा, अनन्या, मेज़बान बनकर कैसा लग रहा है? सैंपल। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बुरा नहीं है क्या? दोनों आंटियां अभी भी संतुष्ट हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और मैं कल कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम पर आ सकती हूँ। आंटी झांग बहुत दयालु लग रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। बच्चे उन्हें पसंद करेंगे। हालांकि आंटी चेन कम बोलती हैं, थोड़ी संकोची हैं, लेकिन बच्चों के लिए यह अच्छा है। मैंने पहले 1 साल से ज़्यादा समय तक एकांतवास केंद्र में काम किया है और मुझे बच्चों की देखभाल का काफ़ी अनुभव है। मैं उन्हें बच्चों के साथ घुलते मिलते देखती हूँ और मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि, पति, क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं कि आप मुझे इस मामले पर पूर्ण अधिकार देंगे और आपको डर नहीं है कि मैं गलत समझूंगी? अर्जुन सक्सेना ने उसका सिर हिलाया और कहा, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे देखा है। अनन्या शर्मा ने सोचा, तुमने क्या देखा? क्या तुमने आंटी झांग और आंटी चेन को देखा है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, सिर थपथपाया और बोले, मूर्ख, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पति में परिचितों को देखने की क्षमता है? अनन्या शर्मा को अचानक एहसास हुआ, हाँ, मेरे पति फेंग शुई शरीर रचना विज्ञान में बहुत निपुण हैं। चूंकि मेरे पति ने इसे देख लिया है तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ। भविष्य में चाची झांग और चाची चेन घर पर मदद के साथ हम और अधिक आराम से रहेंगे। अर्जुन सक्सेना ने जब उसकी खुशी देखी तो वह खुश हो गया। भविष्य में हमारे पास 2 लोगों के लिए अधिक जगह होगी। पत्नी, आप बच्चों को भागने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। अगली सुबह आंटी झांग और आंटी चेन दोनों अपने हस्ताक्षरित अनुबंधों के साथ काम पर आ गईं। घर पर बच्चों की देखभाल के लिए 2 और लोग थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को तुरंत बहुत सुकून मिला। तीनों आया चाची ने छोटे बच्चों को घुमाया और उनका ध्यान काफ़ी हद तक भटक गया। अर्जुन सक्सेना की सुबह 2 क्लासें थीं। क्लास खत्म होने के बाद 11:30 बजे वह डिनर के लिए जूडिक्वान चले गए। उनका 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। ठीक 11 बजे के बाद सुनील सक्सेना सभा में पहुंचे। आज उन्होंने बहुत औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी, एक अच्छा सूट पहना हुआ था और उनके बाल बहुत संवारे हुए थे। मास्टर किन से मिलना उसकी पहली मुलाकात थी और वह उन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। आखिरकार पहली फ़ोन कॉल कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। कार से बाहर निकलने से पहले उसने रियरव्यू मिरर में अपना कॉलर सीधा किया और सामने वाले ड्राइवर से पूछा, ओल्ड सन, मेरी तरफ देखो, क्या इस पोशाक में कोई समस्या है? लाओ सन ने पीछे मुड़कर कहा, बॉस, आज आप बहुत ईमानदार हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं? क्या ये सिर्फ करोड़ों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा नहीं है? और आप अभी भी ऑर्डर देने वाली पार्टी हैं। ऐसे में दूसरी पार्टी को घबराना चाहिए, है ना? सुनील सक्सेना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? मैं आज मिलना चाहता हूँ, लेकिन एक बड़े आदमी से। हालांकि मैंने शैम्पू खरीदा। मैंने न केवल शैम्पू खरीदा, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात, मास्टर किन का पक्ष खरीदा। यह मत कहो कि यह लाखों की सूची है। जब तक मास्टर किन तैयार हैं, मैं भी लाखों की सूची बनाने को तैयार हूँ। भूल जाओ, तुम समझ नहीं रहे हो। सुनील सक्सेना ने हाथ हिलाकर ड्राइवर से बात करना बंद कर दिया। मास्टर किन की क्षमता, झाओ जिंगली भी एक शिक्षक से सीखना चाहता है। ऐसे फेंग शुई बॉस को कभी नाराज नहीं किया जा सकता। अगर वह उनसे दोस्ती कर सके तो भविष्य में उसका करियर जरूर बेहतर होगा। सुनील सक्सेना ने आखिरकार शीशे के सामने अपने कपड़े साफ किए, फिर कार से बाहर निकले और जूडिक्वान में प्रवेश किया। डिनर का इंतजाम शी रोंगहो ने किया था और बॉक्स का इंतजाम भी शी रोंगहो ने ही किया था। सुनील सक्सेना ने अपना नाम बताया और उन्हें बॉक्स तक ले जाया गया। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही सुनील सक्सेना दंग रह गए। ये बॉक्स बहुत चौकस है ना? विश्वविद्यालय शहर के आसपास के क्षेत्र में एकत्रित, यह कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है। आखिरकार छात्रों के खाने पीने का भी मुद्दा है। ये 3 मंजिला इमारत लगती है। पहली मंजिल खाने पीने के लिए है, दूसरी मंजिल छोटे डिब्बों के लिए है और तीसरी मंजिल बड़े डिब्बों के लिए है। वह अब तीसरी मंजिल पर है। बॉक्स का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 वर्ग मीटर से ज़्यादा। बीच में एक बड़ी गोल मेज़ रखी है, जिसके बगल में एक मुलायम चमड़े का सोफा और संगमरमर की एक कॉफ़ी टेबल है। ये आम रेस्टोरेंट के बॉक्स हैं। सुनील सक्सेना को इन बॉक्सों का लेआउट देखकर हैरानी हुई।
पूरा डिब्बा साफ और बेदाग था, शीशे साफ थे और खिड़कियां भी साफ थीं। फर्श पर मुलायम कालीन बिछा था जो बिल्कुल नया लग रहा था। गोल मेज के बीचों बीच और कॉफी टेबल पर फूलदान रखे थे और अंदर सचमुच ताज़े गुलदस्ते थे। उसमें एक हल्की सी खुशबू थी। ये देखकर सुनील सक्सेना अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। उसने सिर नीचे करके हाथ में लिए हुए माउताई पर नजर डाली, अपनी छाती थपथपाई और कहा, शुक्र है, मैं अच्छी तरह तैयार था और 5 सितारा माउताई की 2 बोतलें लाया था। लगता है शी रोंगहो ने भी आज मास्टर किन के लिए भोज में जी जान से जुट गए थे। खूब सजाया गया। 11:30 बजे शी रोंगहो और लियांग गुआंगलाई एक साथ जुडैक्वान बॉक्स पर पहुंचे। ये पहली बार है जब सुनील सक्सेना ने उन दोनों से आधिकारिक तौर पर मुलाकात की है। तीनों सफल व्यवसायी हैं। एक दूसरे का परिचय देते समय वे विनम्र रहते हैं। हालांकि बात अंततः अर्जुन सक्सेना पर ही लौटेगी। शी रोंगहो ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 11:45 पर उसने बक्से के दरवाजे की ओर देखा और कहा, मास्टर किन को जल्द ही यहाँ आना चाहिए, है ना? लियांग गुआंगलाई ने चाय पीते हुए कहा, बस हो गया। आज वीकेंड नहीं है। अनुमान है कि मास्टर किन क्लास में जा रहे हैं। क्लास के बाद ये जल्द ही हो जाना चाहिए। क्लास? सुनील सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर किन एक युवा शिक्षक हैं। लियांग गुआंगलाई और शी रोंगहो मुस्कुराए। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन सक्सेना अभी भी एक छात्र है तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत भाव था। अब जब उन्होंने सुनील सक्सेना की प्रतिक्रिया देखी तो वे बाद में उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लियांग गुआंगलाई ने सीधे कहा, नहीं, मास्टर किन इस साल जूनियर हैं। आधे मिनट से ज्यादा देर तक सुनील सक्सेना एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने आंखें और मुंह आधा खोला, बिल्कुल स्तब्ध। लियांग गुआंगलाई और शी रोंगहो इससे बहुत संतुष्ट हुए और दोनों ने अपना सिर नीचे कर लिया और हंस पड़े। मास्टर किन अभी भी एक कॉलेज के छात्र हैं। हे भगवान, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। भाई शी, मास्टर झाओ की उम्र 50 के आसपास है। उन्होंने कहा था कि वे मास्टर किन को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। मुझे पता था कि मास्टर किन युवा हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर किन अभी कॉलेज में हैं। क्या ये कोई जीनियस है? अगर किसी 20 साल के लड़के में ये लेवल हो तो पूरी फेंगशुई दुनिया हैरान रह जाएगी। सुनील सक्सेना को लगा कि वो सचमुच एक महान व्यक्ति से मिले हैं, एक 20 साल के युवा गुरु से। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में क्या क्या जबरदस्त नतीजे निकलेंगे। वो सचमुच एक नेक इंसान से मिले थे। लियांग गुआंगलाई उसके लिए एक कप चाय लेकर आया और बोला, भाई वांग, ज्यादा हैरान मत होइए। मास्टर किन न सिर्फ फेंगशुई के उस्ताद हैं, बल्कि उनकी नक्काशी भी उससे बेहतर है। अगले 10 मिनट में सुनील सक्सेना को लगा कि उनकी अनुभूति लगातार ताज़ा हो रही है। ये सुनने के बाद कि कैसे शी रोंगहो और लियांग गुआंगलाई ने अर्जुन सक्सेना से मुलाकात की, सुनील सक्सेना को पसीना आ गया। सौभाग्य से मैंने उस दिन मास्टर किन का घर खरीदने की जिद नहीं की। उस समय वह वास्तव में डेवलपर्स को सीधे 100 मिलियन दे सकते थे और उन्हें अर्जुन सक्सेना के साथ अनुबंध बर्बाद करने दे सकते थे, लेकिन झाओ जिंगली ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। अब जरा सोचिए, ये वाकई डरावना है। मास्टर किन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यदि उसने उस दिन वास्तव में उसे नाराज कर दिया होता तो अब तक वह बर्बाद हो चुका होता। अप्रत्याशित रूप से मास्टर किन इतने युवा हैं, वास्तव में वे दोनों दुनियाओं के मास्टर स्तर पर हैं। अगर आपको 20 साल की उम्र में ऐसा नक्काशीकार मिल सकता है तो आप निश्चित रूप से भविष्य में नक्काशी के उस्ताद बनेंगे। ये वाकई आश्चर्यजनक है। सुनील सक्सेना ने लियांग गुआंगलाई के मोबाइल फ़ोन पर तस्वीरें देखीं और फिर द वर्ल्ड कलेक्शन के उस अंक को खोजा और अर्जुन सक्सेना के प्रति उनकी प्रशंसा और भी अधिक बढ़ गई। अरे, मुझे दोनों भाइयों से मिलने में बहुत देर हो गई। अगर मैं दोनों भाइयों से पहले बात कर लेता तो मुझे पता होता कि मास्टर किन कितने अच्छे इंसान हैं। आज मुझे अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। 5 सितारा माओताई की 2 बोतलें, यह ऐसी चीज़ है जो मास्टर किन शायद न देख पाएं। भाई शी, इसमें दिल लगाना तो बनता है। डिब्बा पहले से सजा हुआ है और मैं इतनी तुलना के लिए काफ़ी नहीं कर रहा हूँ। सुनील सक्सेना आशंकित थे। शी रोंगहो आनंद ले रहा था कि अचानक आखिरी वाक्य सुनकर वह हैरान और उलझन में पड़ गया। उसने डिब्बे की तरफ देखा और कहा, मैं डिब्बे को सजाता हूँ। भाई वांग, क्या आपने इस डिब्बे में फूल और कालीन नहीं सजाए? सुनील सक्सेना समझ नहीं पा रहे थे। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ खाना खा रहा हूँ और दरवाजे पर कदम रखते ही ऐसा लग रहा है
मुझे लगता है कि यह बॉक्स पूरे रेस्टोरेंट से अलग है। मुझे लगा था कि यह आपने बनाया है, लेकिन ये बॉक्स नहीं है। क्या आपने तय किया? लियांग गुआंगलाई ने दोनों की बातें सुनी और बॉक्स की ओर देखा। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे, तो यहीं वे शीरोंगहो और अर्जुन सक्सेना को पहली बार साथ लाए थे। बक्सा वाकई सजाया हुआ था और पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। लेकिन शीरोंगहो और सुनील सक्सेना नहीं हिले और वह भी नहीं हिला, तो इस बक्से का क्या हुआ? स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।